शामिल थे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं थे। ऐसा लगता है जैसे मुझे लगभग 10 साल पहले ले जाया गया था। उस समय मैं अभी भी चर्च के रविवार का छात्र था। स्कूल बेंसन ने शिकायत की, लेकिन उसने अपना सिर नीचे करके पढ़ाई जारी रखी। ये इतना बुरा नहीं है। ये दृश्य मुझे माता पिता होने की उपलब्धि का एहसास कराता है। क्लेन ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान किसी के भाग्य को बदल सकता है और परिश्रम के परिणामस्वरूप महिमा मिलेगी। मैंने उस कहावत का उत्तरार्थ बनाया। मुझे आश्चर्य है कि क्या रोसेले ने ऐसा पहले कहा है। वह मन ही मन चिढ़ा। पन्ने पलटने या किताबों को पलटने की आवाज के अलावा कमरा जल्दी ही शांत हो गया। पहली मंजिल पर अपने कमरे में लौटने से पहले बेला ने बर्तन साफ कर लिए थे और रसोई की सफाई कर ली थी। एक छोटा कमरा जो पहले अतिथि कक्ष था। अखबार पढ़ते समय क्लेन अपनी सिबे काली चाय पीता था, कभी कभी अपने भाई बहनों के साथ छोटी छोटी बातें करता था। यह आराम था। अचानक लिविंग रूम और डाइनिंग रूम में गैस लैंप एक ही समय में अंधेरे हो गए, जैसे कि उनका ईंधन खत्म हो गया हो। बेंसन और मेलिसा ने कारण जानने की कोशिश में लैंप की ओर देखा। क्लेन ने भी लैंप की ओर देखा। इसी समय उसे अपनी बाह पर कुछ छूने का एहसास हुआ। लिविंग रूम में वह एकमात्र जीवित व्यक्ति था, लेकिन किसी चीज ने उसकी बाह को छू लिया था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्लेन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और मुड़कर देखने लगा। उसने देखा कि जीभ की नोक पर 5 पतली पीली उंगलियां उग रही थीं। उनके नीचे नुकीले दांतों की एक अनियमित पंक्ति थी। क्लेन ने सहजता से अपनी जेबें उठाईं। उनके भीतर रिक्विम चार्म्स और स्लंबर चार्म्स थे, लेकिन उसकी नजर उंगलियों की पकड़ में करीने से मुड़े हुए कागज के टुकड़े पर पड़ी। एक पत्र, एक संदेशवाहक। क्लेन ने राहत की सांस ली। उसी क्षण 5 पीली उंगलियां फिर से उसकी बाह को छेड़ने लगी। क्लेन ने देखा कि मेलिसा खड़ी होकर गैस लैंप को जांचने ही वाली थी। उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया और पत्र पकड़ लिया। फिर उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और पत्र को मेज पर अखबारों के ढेर के नीचे छिपा दिया। फिर उसने देखा कि उसकी उंगलियां, जीभ और नुकीले दांतों की अनियमित कतार उसकी आंखों के कोने से गायब हो गई है। एक विचार के साथ क्लेन ने अपनी बाईं दाढ़ को थपथपाया और चुपचाप अपनी स्पिरिट विजन को सक्रिय कर दिया। उसने एक बार फिर 5 असामान्य रूप से पतली उंगलियां देखी। उसने नुकीले सफेद दांतों से सजी लंबी लाल जीभ देखी। उसने उन्हें जमीन पर पारदर्शी चेहरे की ओर पीछे हटते देखा। एक सेकंड बाद चेहरा पूरी तरह से गायब हो गया। लिविंग रूम और डाइनिंग रूम में रोशनी वापस सामान्य कर दी गई। अजीब बात है, गंभीर जांच के बाद भी लैंप में कोई खराबी न पाते हुए मेलिसा चिल्लाई, ऐसी चीजों के लिए हमारे घर की महिला जिम्मेदार क्यों है, जबकि पुरुष बगल से देखते रहते हैं। क्लेन ने अपना सिर हिलाया और अपना स्पिरिट विजन निष्क्रिय कर दिया। जब आत्माएं देखने की इच्छुक होती हैं और उनमें उपयुक्त क्षमताएं होती हैं, तो एक सामान्य व्यक्ति भी उन्हें देख सकता है। अभी जो हुआ वही एक उदाहरण था। गैस लैंप की समस्या पर चर्चा करने के बाद मोरेटी भाई बहन एक बार फिर शांत हो गए। बेंसन और मेलिसा एक बार फिर ज्ञान के सागर में उतर गए। क्लेन ने अखबार को कवर के रूप में इस्तेमाल किया और पत्र को एक हाथ से खोला। उन्होंने अखबारों के बीच कागज रखा और स्पिरिट गाइड डेली का उत्तर पढ़ना शुरू किया। मुझे फिर से जोर देना होगा, मुझे स्पिरिट मीडियम का शीर्षक पसंद है। आपने जो पूछा है उसके संबंध में मैं आपको सकारात्मक प्रतिक्रिया देने जा रहा हूं। हाँ, मध्यम अनुष्ठान का उपयोग केवल जीवित मनुष्यों पर ही नहीं, बल्कि जीवित प्राणियों पर भी किया जा सकता है। लेकिन ये परेशानी भरा है और कुछ हद तक खतरा पैदा करता है। मृतकों द्वारा छोड़ी गई आत्माएं शुद्ध होती हैं। उनमें कुछ अशुद्धियां या अराजक विचार होते हैं। हम उनके साथ संवाद कर सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं और बिना किसी बाधा के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। बेशक आप उनसे सीधे चित्र प्राप्त करने के लिए स्वप्न भविष्यवाणी की विधि का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसे जीवित मनुष्यों के साथ दोहराया नहीं जा सकता है। विषय के पास अभी भी एक इच्छा शक्ति है और वह आत्माओं के बीच असुरक्षित संचार के खिलाफ लड़ेगा। पत्र पढ़ते समय क्लेन के होंठ हिल गए। उन्होंने पुष्टि की कि यह पत्र खुद डेली ने लिखा था। असुरक्षित संचार, वास्तव में वह इसी तरह से बोलती है। क्लेन वापस आ गया। अपने भाई बहनों पर एक नजर डालने के बाद पत्र में लिखा, ऐसी स्थिति का सामना करने पर हमारे पास केवल 2 ही तरीके होते हैं। सबसे पहले हम अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिकता और परिष्कृत माध्यम अनुष्ठानों का उपयोग संचार की एक बर्बर पद्धति में संलग्न होकर दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर विजय पाने के लिए कर सकते हैं। दूसरा, हम दूसरे पक्ष को आराम दिलाने के लिए दवा का उपयोग कर सकते हैं। मैं जिन चीजों का सबसे अधिक उपयोग करता हूं वे हैं अमांथा एसेंस और आई ऑफ द स्पिरिट दवा। हे, मुझे यकीन है कि आपके मन में अभी भी उनकी छाप बनी हुई है। आत्मा को दिशा देने के चरण तक पहुंचने के बाद आपको ध्यान देना चाहिए कि आप आध्यात्मिक स्थिति में भी हैं। इसके विपरीत, जब आप मृतकों द्वारा छोड़ी गई आत्माओं के साथ संवाद कर रहे होते हैं, सरल शब्दों में आपकी आध्यात्मिकता आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर रही है दूसरे पक्ष का। ध्यान रखें, एक पेशेवर स्पिरिट मीडियम के पास ऐसी स्थिति में खुद को बचाने के साधनों की कमी नहीं होगी, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। आप उन तकनीकों को सीखने या उनका उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे जिन्हें मैं जानता हूं, भले ही मैंने उन्हें आपको समझाया हो। तो आपको स्पष्टता और तर्कसंगत सोच का एक निश्चित स्तर बनाए रखना होगा। केवल इस पद्धति के माध्यम से ही आप दूसरे पक्ष की आत्मा के सामने पहुंचने और संचार स्थापित करने से पहले उसके यादृच्छिक और अराजक विचारों की धारा से लड़ सकते हैं। इस बिंदु पर आप हृदय और मन के शरीर के स्तर पर संचार कर रहे होंगे। इस स्तर पर आपके पास 2 विकल्प हैं। एक है दूसरे पक्ष की यादों को जबरदस्ती पढ़ने के लिए एक तकनीक का उपयोग करना, लेकिन आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि आप निश्चित नहीं हो सकते कि जो चीजें आप पढ़ रहे हैं वे वही हैं जो आप पढ़ रहे हैं। आप जानना चाहते हैं, यदि आप किसी व्यक्ति से अंधाधुंध बड़ी मात्रा में यादें प्राप्त करते हैं तो ये बहुत संभव है कि आपकी आत्मा नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा यह आपके लक्ष्य की आत्मा को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा, कभी कभी उन्हें पूरी तरह से नष्ट भी कर देगा। प्रोफेशनल स्पिरिट मीडियम, मैं इस पद्धति का उपयोग करने का सुझाव नहीं देता हूं। दूसरा विकल्प दूसरे पक्ष के दिल और दिमाग के साथ धीरे से संवाद करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कैसे प्रवेश किया, चाहे हिंसा के माध्यम से या दवा के माध्यम से, लक्ष्य निश्चित रूप से नशे की हालत में होगा। वे आमतौर पर झूठ बोलने में सक्षम नहीं होंगे, जैसे आप नहीं कर सकते। नहीं, आप याद नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या हुआ था। हालांकि मुझे पता है कि आप निश्चित रूप से इसके बारे में भूल गए हैं। क्षमा करें मैडम डेली, मैं उस समय बहुत जाग रहा था। क्लेन ने अपनी नजरें झुकाकर पत्र के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए मन ही मन हंसते हुए कहा, इस तरह के संचार से आप वास्तविक उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सभी सच हो। आपको मेरा मतलब समझना चाहिए। जब तक आप समाचार पढ़ रहे हैं, आपने सम्राट रोसेले का प्रसिद्ध उद्धरण अवश्य सुना होगा।
मुझे वास्तविक उद्धरण याद नहीं है, लेकिन उद्धरण का सार यह है कि कोई जो कहेगा वह सत्य होगा, संपूर्ण सत्य और सत्य के अलावा कुछ नहीं। संक्षेप में, एक आत्मा को सब कुछ याद नहीं रहता क्योंकि बहुत सारी यादें किसी के अवचेतन में होती हैं या सामूहिक रूप से अवचेतन में होती हैं। ओह, मुझे इसका जिक्र नहीं करना चाहिए। डन इसे मनोविज्ञान कीमियागरों के दुष्ट सिद्धांत कहते हैं। इस प्रकार आपको आत्मा का मार्गदर्शन करने में सक्षम होना चाहिए और अपने प्रश्नों को डिजाइन करने में अच्छा होना चाहिए। क्या आप समझते हैं? संबंधित तकनीकों में शामिल हैं। ये सभी सामान्य परिस्थितियों में है। जब हम एक पागल व्यक्ति की आत्मा से संवाद करने का प्रयास कर रहे हो तो हमें किस बात पर ध्यान देना चाहिए? ये वैसा ही है, अपनी स्पष्टता को बनाए रखना। आपको बिल्कुल भी भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक प्रवासी की आध्यात्मिकता बहुत शक्तिशाली है और उनकी आत्मा अराजक विचारों से भरी होती है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक सामान्य व्यक्ति की चेतना एक द्वीप है, अवचेतन द्वीप के नीचे समुद्र का हिस्सा है। सामूहिक अवचेतन आसपास का समुद्र है। जहां तक एक प्रवासी का सवाल है, उसके द्वीप में एक पागल का द्वीप हो सकता है, एक ज्वालामुखी जो किसी भी समय फट सकता है, नींव को हिला देगा और समुद्र को प्रदूषित कर देगा। जब आप किसी पागल व्यक्ति की आत्मा के साथ असुरक्षित संपर्क में आते हैं तो उसके अराजक विचार आपको संक्रमित कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे समुद्र में प्रदूषित पानी बाहर की ओर बहता है और आगे फैलता है। हाँ, ऐसी परिस्थितियों में उसकी आत्मा को प्रसारित करना अपने समुद्र को उसके साथ जोड़ने जैसा है। इस प्रकार आपको इस प्रदूषण पर बारीकी से ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ उदाहरण हैं जब एक स्पिरिट मीडियम समान चीजें करते समय लापरवाह होता है और ऐसा नहीं करता है किसी भी सुरक्षा का उपयोग करे। उसके बाद उनमें लक्ष्य के समान मानसिक समस्याएं विकसित हो सकती हैं। सामान्य परिस्थितियों में मानसिक रोग संक्रामक नहीं होते हैं, लेकिन रहस्यवाद के क्षेत्र में प्रवाहित करने वाली आत्माओं की दुनिया में वे वास्तव में संक्रामक हो सकते हैं। अपनी स्पष्टता बनाए रखना और लक्ष्य के अराजक विचारों से प्रभावित न होना ऐसी चीजें हैं जो आपको पर ध्यान देना चाहिए। निम्नलिखित में निर्देशित प्रश्न होंगे जिनका उपयोग किसी पागल व्यक्ति के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए किया जा सकता है। यदि आप इसे आजमाना चाहते हैं तो मैं ऐसा करने से पहले एक सेडेटिव एजेंट लगाने का सुझाव देता हूं। संबंधित फॉर्मूला टिंडन सिटी के चाइनीज गेट के पीछे उपलब्ध है। वहां तैयार उत्पाद भी है। यह प्रक्रिया के दौरान तर्कसंगत विचार बनाए रखने में आपकी मदद करने में प्रभावी हो सकता है। निस्संदेह आप डन को बैकलिन सूबा से सहायता के लिए आवेदन करने के लिए भी कह सकते हैं। मैं एक पागल सीक्वेंस 7 मनोचिकित्सक की आध्यात्मिक स्थिति को देखने के लिए बहुत इच्छुक हूँ। स्पष्टता और तर्कसंगत विचार, यही मेरी विशेषज्ञता है। जब मेरी आत्मा को दिशा दी जा रही थी तब भी मैंने स्पष्टता और तर्कसंगत विचार बनाए रखा। बेशक मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो आत्मविश्वास को मेरे दिमाग में आने दो। मैं अभी भी सेडेटिव एजेंट अमांथा आर्क और आई ऑफ द स्पिरिट दवा के लिए आवेदन करूंगा। क्लेन ने राहत की सांस ली, प्रयास करने के लिए थोड़ा उत्सुक होकर। उसने अपना अखबार नीचे रख दिया और खड़ा हो गया। फिर उसने बाथरूम में प्रवेश किया और राख को शौचालय के कटोरे में फेंकने और उन्हें प्रवाहित करने से पहले अपनी आध्यात्मिकता से पत्र को प्रज्वलित किया। क्लेन ने एक बार फिर खुद को बुलाने के लिए अनुष्ठान की कोशिश की और चमकते सूर्य आकर्षण को भौतिक दुनिया में वापस लाया। उनके कमरे में उन्हें श्री अजिक का पत्र भी नहीं मिला, हालांकि उन्हें त्वरित उत्तर की उम्मीद थी। शायद उसे ज्ञान को याद करने के लिए कुछ समय चाहिए, या शायद वह अभी उत्तर देने के लिए स्वतंत्र नहीं है, या शायद उसे चिंता है कि वह मेरी नींद में बाधा डालेगा। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, क्लेन ने आध्यात्मिकता की दीवार को तोड़ दिया। वह बिस्तर की ओर बढ़ा। ... अगले दिन मंगलवार की सुबह क्लेन ने ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में प्रवेश किया और हमेशा की तरह कैप्टन के कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। कृपया अंदर आए, डन स्मिथ ने मधुर और सुखद आवाज में कहा। क्लेन ने दरवाजे की कुंडी घुमाई और धक्का देकर दरवाजा खोला और कैप्टन को नाश्ता करते देखा। उसके दाहिने हाथ में कॉफी का एक कप था जिससे बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। उसके सामने प्लेट पर सफेद ब्रेड टोस्ट और बेकन था। डन ने बचे हुए सैंडविच टोस्ट को मक्खन के साथ अपने मुंह में रखा और खा लिया। फिर उसने चुपचाप अपनी मेज के सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा किया। क्लेन ने अपने कैप्टन को नाश्ते का आनंद लेने से परेशान नहीं किया। मुस्कुराते हुए वह बैठ गया और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। डन ने देखा कि उसे कोई जल्दी नहीं है, इसलिए वह आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। एक घूंट लेने के लिए अपनी कॉफी उठाई और खाना अपने मुंह में निगल लिया। उसने रुमाल लिया, अपने होठों के कोने पोंछे और बोला, क्या बात है? क्लेन ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, मैं शरण में डॉक्टर और मनोविज्ञान अल्केमिस्ट के सदस्य डेक्स्टर गुडेरियन से मिला हूं। जैसे ही वह बोल रहा था, उसकी नजर उस पत्रिका पर पड़ी जो कैप्टन के सामने खुली हुई थी। क्या उसने कोई समाचार दिया? डन ने अपनी बाहें पार करते हुए पूछा। क्लेन ने सरलता से वर्णन किया, उसने मुझे बताया कि हुड यूजन के पागल होने से पहले कोई था जो उससे अक्सर मिलने आता था। उस व्यक्ति का नाम लेनेवस है। लेनेवस। डन ने अपनी कनपटी पर मालिश की। ऐसा लगता है कि मैंने इसके बारे में पहले सुना है। वह धोखेबाज है जिसने कम से कम 10,000 पाउंड की ठगी की है, क्लेन ने उसे याद दिलाया। डन ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कुछ देर सोचा। फिर उसने ये दिखाने के लिए अपना सिर हिलाया कि उसे इसकी कोई याद नहीं है। कैप्टन, जब पैसे की बात आती है तो आप बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं होते। क्लेन चिढ़ गया और मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए उसे लेनेवस के बारे में संबंधित कहानी सुनाई। धोखा देने वाले ने झूठा दावा किया कि उसने लोहायस के समृद्ध भंडार के साथ एक लौह खदान की खोज की थी और उसे खरीदा था। उसने टिंडन में निजी व्यक्तियों से धन जुटाया और 10,000 पाउंड से अधिक की ठगी की। डिविनेशन क्लब के किसी परिचित को इससे नुकसान हुआ। इसके अलावा एक युवती को धोखे से उससे सगाई कर ली गई और अब वह उसके बच्चे से गर्भवती है। डन ने सोचते हुए कहा, वह पागल होने से पहले कई बार हुड यूजन से मिलने गया था। सीक्वेंस 8 बियॉन्ड द स्विंडलर, द मैराउडर पाथवे। कैप्टन, जब इस तरह की बात आती है तो आपकी याददाश्त वास्तव में अच्छी होती है। क्लेन ने इस पर विचार करते हुए इसे अजीब पाया। उन्होंने हल्के से सिर हिलाया और कहा, यह मेरा अनुमान भी था। क्योंकि लेनेवस ने जिस स्टीलवर्क्स कंपनी की स्थापना की थी वह दक्षिण में थी और पीड़ित कई अलग अलग मान्यताओं के थे, इसलिए अंत में मामला हमारे पास नहीं भेजा गया। भले ही मामले में बियॉन्डर की संलिप्तता के सबूत हो, फिर भी इसे अनिवार्य दंड देने वालों को सौंप दिया गया होता। डन अंततः कहानी के अंदर और बाहर को समझ गया। उसने अपनी गहरी भूरी आंखों से क्लेन को देखा और कहा, तुम क्या करना चाहते हो? काफ कैप्टन, क्या आप इतने संवेदनशील नहीं हो सकते?
क्लेन ने गंभीरता का मुखौटा पहने हुए उत्तर दिया, मैं एक मीडियमशिप अनुष्ठान के माध्यम से हुड यूजिन से बात करना चाहता हूं और यह पता लगाना चाहता हूं कि लेनेवस उसकी तलाश में क्यों आया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह यात्रा है, इसका सीधा संबंध उसके पागल होने से है। डन ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, भले ही आपने इसे करने के लिए आवेदन नहीं किया होता, मैंने भी वैसा ही प्रयोग किया होता जब हमें यकीन था कि हुड यूजिन पागल है। हालांकि डेली ने मुझे बताया कि यह काफी जोखिम भरा है। क्या आप आश्वस्त हैं? मैं बैकलिन सूबा से सहायता मांग सकता हूं। इसे कुछ दिनों के लिए विलंबित करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बेयोंडर बनने के लिए क्लेन की मुख्य प्रेरणा रहस्यवाद का अध्ययन करना और घर का रास्ता खोजना था। चूंकि यह व्यावहारिक अभ्यास का मौका था और वह पर्याप्त आश्वस्त था, वह स्वाभाविक रूप से था इसे छोड़ने को तैयार नहीं। कैप्टन, मैंने इस विषय पर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ। बेशक मुझे कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होगी, जैसे कि यमथार्क, आई ऑफ द स्पिरिट दवा और सेडेटिव एजेंट। शामक एजेंट। डन ने नाम पर विचार किया और क्लेन की व्यावसायिकता की पुष्टि की। उन्हें डेली का उल्लेख याद आया कि यह एक तरल दवा थी जिसका उपयोग बहुत कम किया जाता था, फिर भी यह मीडियमशिप में बहुत कुशल थी। डन स्मिथ ने लगभग 20 सेकंड तक विचार किया और अपनी कुर्सी पर वापस झुक गए। उन्होंने कहा, आगे बढ़ें और एक अनुरोध फॉर्म भरें। फिर चाइनीज गेट के पीछे से आपको जो चाहिए उसे इकट्ठा करें। मुझे यकीन नहीं है कि कोई तैयार माल है या नहीं। यदि कोई नहीं है तो वह सामग्री उठा ले जो आप चाहते हैं, जरूरत है, और उसके अनुसार दवा बनाओ। ठीक है, क्लेन ने खुशी से उत्तर दिया। वह उठे नहीं बल्कि अपनी कुर्सी पर मजबूती से बैठे रहे। डन ने अपनी कनपटी की मालिश की। उन्होंने ध्यान से सोचा और कहा, आज शाम शरण की निगरानी करने की बारी मेरी है। हम सीधे हुड यूजिन का दौरा नहीं कर सकते। कोई नहीं जानता कि क्या मनोविज्ञान अल्केमिस्ट के सदस्य डॉक्टर, नर्स, चौकीदार या मरीज के रूप में छिपे हुए हैं शरण में। कोई नहीं जानता कि मनोविज्ञान किमियागर हुड ऑर्गन की निगरानी कर रहे हैं या नहीं। हम जो भी कार्रवाई करते हैं वह गुप्त होनी चाहिए। हम यह उजागर नहीं कर सकते कि डेक्स्टर गुडेरियन हमारा मुखबिर बन गया है। उद्धरण चिन्ह ... हम सुबह होते ही चुपके से घुसकर चले गए। हाँ, जब आप अनुष्ठान करेंगे तो मैं किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए आपकी निगरानी करूंगा। वह सर्वोत्तम होगा। यदि हुड यूजिन सिर्फ पागल होने का नाटक कर रहा है जबकि मैं उस पर मीडियमशिप अनुष्ठान का उपयोग करता हूं, तो यह ऐसा होगा जैसे मैं चिड़ियाघर में घुस गया और एक बाघ के सामने नृत्य किया। क्लेन ने आराम किया और ईमानदारी से कहा, हाँ कैप्टन। वह खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर चला गया। तभी उसकी आंखों के कोने ने उस पत्रिका के लेख के शीर्षक पर ध्यान दिया जो कैप्टन पढ़ रहा था। दक्षिणी महाद्वीप के वर्षावनों में डोनिंग्समैन ट्री सैप का बालों के विकास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। ... क्लेन ने अपनी नजरें हटा ली, दरवाजा खोला और कैप्टन के कार्यालय से बाहर निकल गया। अचानक एक चंचल विचार उसके दिमाग में कौंध गया। दरअसल एक बेयोंडे को ऐसी परेशानी से गुजरने की जरूरत नहीं है। यदि और नील अभी भी आसपास होता तो वह बालों को फिर से उगाने के लिए एक अनुष्ठानिक जादू डिजाइन कर सकता था। फिर वह देवी से सहायता के लिए प्रार्थना करेगा। क्या कोई बालों से ढका होगा और भुनघराले बालों वाला लंगूर बन जाएगा? यह एक और कहानी है। देवी की प्रतिक्रिया क्या होगी? अगर मैं होता तो मैं निश्चित रूप से शाप देता, मदरचोद। उस विचार ने अचानक क्लेन की खुशी को उदासी से भर दिया, लेकिन उदासी में प्रफुल्लता का संकेत भी था। वह क्लर्क के कार्यालय में दाखिल हुआ और एकरसन मॉडल 1346 टाइपराइटर के सामने बैठ गया और अपना आवेदन टाइप करना समाप्त कर दिया। डन स्मिथ द्वारा आवेदन पर मुहर लगाने और हस्ताक्षर करने के बाद वह इसे तहखाने में ले गया और गैस लैंप से जगमगाती सुरंग के साथ चाइनीज गेट की ओर चला गया। केवल उसी क्षण क्लेन को कुछ एहसास हुआ। यह पहली बार होगा कि वह रहस्यमय द्वार से आगे जा रहा था। मुझे आश्चर्य है कि यह कैसा दिखता है। उसने प्रत्याशा के साथ अपनी गति तेज कर दी और काले गेट के जुड़वा दरवाजों के सामने आ गया। उन्होंने सबसे पहले अपना अनुरोध सीकरट्रॉन को दिया, जो उस दिन पंजीकरण प्रयोजनों के लिए ड्यूटी पर थे। फिर क्लेन ने वह दस्तावेज वापस ले लिया जिस पर अब उसके हस्ताक्षर भी थे। उसने चाइनीज गेट पर दस्तक दी और महसूस किया कि प्रतिध्वनि कितनी खाली और दूर तक थी। उसने कोई कदम नहीं सुना, लेकिन आधे मिनट के भीतर 7 पवित्र प्रतीकों वाला गेट चरमराहट के साथ खुल गया। रुकने से पहले एक व्यक्ति को जाने की अनुमति देने के लिए चाइनीज गेट को खोल दिया गया। फिर क्लेन गलियारे के दोनों ओर लगे गैस लैंप की मदद से अंदर चला गया। गेट के पीछे एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसके चेहरे पर स्पष्ट झुर्रियां और पतले बाल थे। उन्होंने एक क्लासिक काला वस्त्र पहना हुआ था और एक खलिहान लालटेन पकड़ रखी थी। मोमबत्ती की धीमी रोशनी कांच के माध्यम से चमक रही थी, जिससे बुजुर्ग व्यक्ति का भावहीन चेहरा रोशन हो रहा था, जो प्रकाश और अंधेरे का मिश्रण था। उसकी हल्की नीली आंखें हजारों साल से जमी हुई बर्फ की तरह थीं। दस्तावेज, उसने अपनी कर्कश आवाज में कहा। क्लेन ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को पहले भी देखा था, क्योंकि हर दिन शाम के समय वह अपने साथियों के साथ चाइनीज गेट के पीछे से निकलता था। वे ड्यूटी रूम से गुजरेंगे और सेंट सेलेना कैथेड्रल की ओर जाने वाले गलियारे को पकड़ेंगे। वे नाइट हॉक थे जो वृद्ध हो चुके थे और स्वेच्छा से अंदर पहरा देने के लिए तैयार थे। क्लेन की समझ के अनुसार उनमें से 5 थे जो निगरानी कर रहे थे। यह मेरा आवेदन है। उसने अपने हाथ में मौजूद दस्तावेज को अपने सामने बैठे बुजुर्ग व्यक्ति की ओर बढ़ा दिया। हल्की नीली आंखों वाले गार्ड ने खलिहान की लालटेन उठाए और अनुरोध को ध्यान से देखा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई गलती नहीं है, वह एक तरफ चला गया और क्लेन को जाने दिया। क्लेन धीरे धीरे चाइनीज गेट से गुजरा। अभी उसने चारों ओर ठीक से नजर भी नहीं डाली थी कि उसे अवर्णनीय ठंड महसूस हुई। ये सर्दियों की ठंड नहीं थी, बल्कि ऐसी ठंड थी जो इंसान की आध्यात्मिकता को कंपा दे। क्लेन ने अपनी नजरें उठाई और दूर देखा। उसने देखा कि दीवार पर एक के बाद एक मोमबत्तियां दिखाई दे रही थी और उन पर नक्काशी के साथ चांदी की मोमबत्तियां थीं। आग की लपटें बिना किसी झिलमिलाहट के नीली चमक दे रही थीं। चरमराहट। गार्ड ने चाइनीज गेट बंद कर दिया और आसपास का माहौल बेहद शांत हो गया। क्लेन से पहले एक चौड़ा पैदल मार्ग था, प्राचीन पत्थर की पट्टियों से बना एक पैदल मार्ग। वॉकवे के दोनों किनारों पर सामग्री, चिकित्सा, सूचना इत्यादि लेबल वाले पत्थर के दरवाजे थे। वॉकवे के अंत में सीढ़ियों की एक उड़ान थी जो निचली मंजिलों से जुड़ी हुई थी। यह अंधेरे में इस तरह फैला हुआ था जैसे कि यह रसातल से जुड़ा हो। इसे विभिन्न सीलबंद स्थानों से जोड़ा जाना चाहिए जिनमें सीलबंद कलाकृतियां हैं। मैंने सुना है कि कुछ मंजिलें हैं। मुझे आश्चर्य है कि किस मंजिल में सेंट सेलेना की राख है। क्लेन ने गेट के पीछे की चमक को अपना लिया और अचानक महसूस किया कि उसकी त्वचा पर कोई आकारहीन खरोंच है। वे पट्टियों में थे और उनमें से हर एक ने उसे हड्डियों तक ठंडा कर दिया।
वह कांप उठा और वह अपनी आत्मा दृष्टि को सक्रिय करने से खुद को नहीं रोक सका। फिर उन्होंने चाइनीज गेट के पीछे के पूरे क्षेत्र को देखा। वह महीन काली रेखाओं से भरा हुआ था। वे हल्के हल्के हिल रहे थे, कभी कभी एक साथ एकत्रित हो जाते थे, कभी कभी विस्तारित हो जाते थे। वे बिना किसी अंतराल के कसकर बुने हुए थे। ये चाइनीज गेट के पीछे की सीलिंग शक्ति है। क्लेन ने बिना सोचे समझे सिर हिलाया। उसने अपने विचारों पर लगाम लगाए और गार्ड का पीछा किया। वे मेडिसिन रूम लेबल वाले एक भारी पत्थर के दरवाजे से गुजरे। बहुत जल्द उन्हें वर्णमाला लेबल का पालन करके अमथा आई ऑफ द स्पिरिट दवा और सेडेटिव एजेंट मिल गया। उसने पहले दो को पहले ही देख लिया था, लेकिन बाद वाले को पहली बार उठा रहा था। उसने देखा कि पारभासी कांच की बोतल में एक नीला तरल पदार्थ तरंगित हो रहा है। किसी कारण से तरल पदार्थ को देखकर उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह मां के आलिंगन में आ गया हो। बोतल पर एक लेबल लगा था। इसमें निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि दिखाई गई, जिसमें अभी कुछ समय बाकी था। सौभाग्य से इसे अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लेन ने दवा की 3 छोटी बोतलें ली और गार्ड के साथ चाइनीज गेट पर वापस चला गया। उसने अपनी आत्मा के सबसे गहरे कोने तक पहुंची ठंडक की भावना और काली रेखाओं द्वारा बह जाने के डरावने अनुभव को झटक दिया। जब चाइनीज गेट बंद हुआ तो वह पीछे मुड़कर देखने से खुद को नहीं रोक सका। वह खुद से बुदबुदाया, वहां लंबे समय तक रहने से शरीर और आत्मा दोनों पर असर पड़ेगा, है ना? यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गार्डों को स्वेच्छा से काम करना होगा। ... भोर के आसपास क्लेन ने अपने शयन कक्ष को बंद करने के लिए एक विशेष तकनीक का उपयोग किया। उसने धक्का देकर अपनी ओरियल खिड़की खोली और नीचे कूद गया। 2 मंजिला ऊंचाई से वर्तमान को कोई खतरा नहीं था। वह बिल्कुल भी लड़खड़ाए बिना तेजी से उतरा। नाइटहॉक्स की गाड़ी पहले से ही सामने खड़ी थी, उसका इंतजार कर रही थी। बिना किसी आदान प्रदान के क्लेन जल्दी से उत्तरी बरोमेट इंडियन शरण में पहुंच गया। कैप्टन के निर्देशों का पालन करते हुए वह बिना स्ट्रीट लैंप वाले एक कोने की ओर घूमा जहां उसने डन स्मिथ को इंतजार करते हुए देखा। चलो अंदर चले, डन ने हल्के से सिर हिलाया। मैंने ये सुनिश्चित कर लिया है कि आसपास कोई न हो। ठीक है। क्लेन जल्दी से करीब आ गया। एक विदूषक के रूप में एक शरण में प्रवेश करना, यह मुझे एक प्रसिद्ध कहावत की याद दिलाता रहता है, ये घर लौटने जैसा है, उसने मन ही मन सोचा। उन्होंने डन का बारीकी से अनुसरण किया। दीवार की उबड़-खाबड़ सतह की सहायता से वे उत्कृष्ट संतुलन के साथ तेजी से और फुर्ती से आश्रय में घुस गए। डन ने पीछे मुड़कर देखा। उसने अपनी स्वीकृति देने के लिए हल्का सा सिर हिलाया। वे दोनों झुके और चुपचाप अस्पताल के छोटे से पार्क और एक्टिविटी स्क्वायर में चले गए। फिर वे शरण में 3 मंजिला इमारत में दाखिल हुए और शीर्ष मंजिल पर पहुंचे जहां हुड यूजेन का कमरा था। चूंकि हुड यूजेन के अभिंसक होने की संभावना थी, वह पागल हो गया था, इसलिए उसे एक कमरे में रहने के लिए नियुक्त किया गया था। सौभाग्य से निगरानी करने वाले नाइटहॉक्स ने निगरानी के दौरान अपने प्रयास बर्बाद नहीं किए थे और बहुत पहले ही कमरे की चाबी की एक प्रति बना ली थी। कच, ताला हल्का सा खुला और डन पहले प्रवेश कर गया। क्लेन ने अपनी नजर अपनी आकृति पर डाली और बिस्तर पर बैठे व्यक्ति को देखा। हुड यूजेन का चेहरा लंबा और पतला था। उसकी आंखों के सॉकेट गहरे धसे हुए थे और उसके सुनहरे बाल बिखरे हुए थे। वह अपनी भूरी नीली आंखों से धातु की जालीदार खिड़की को देख रहा था। वह बाहर लाल चांद को देख रहा था। क्लेन ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और हंसते हुए लापरवाही से पूछा, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? डन आश्चर्यचकित रह गया और उसे अचानक याद आया कि क्लेन अब सीक्वेंस 8 का जोकर था। इसलिए वह चुप रहा और कमरे के एक कोने में पीछे हट गया। हुड यूजेन ने अपना सिर घुमाया और क्लेन की ओर देखा। उसने मूर्खतापूर्वक हंसते हुए जवाब दिया, मैं अपने केक का इंतजार कर रहा हूँ। यह एक अड़ियल अपराधी का मीम है जिसे अक्सर जेल भेज दिया जाता है और एक बार एक साक्षात्कार में उसने कहा था कि जेल जाना घर लौटने जैसा है। केक का इंतजार कर रहे हैं। ये वास्तव में वह उत्तर नहीं था जिसकी मैं अपेक्षा कर रहा था। बेशक अगर मैं एक मानसिक रोगी के उत्तर का अनुमान लगाने में सक्षम था तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि मैं स्वयं लगभग वही था? यह विचार क्लेन के दिमाग में कौंध गया। उसने अपनी सहज मुस्कान बनाए रखी जैसे कि वह किसी मित्र के साथ बातचीत कर रहा हो। आपको केक कौन भेजने वाला है? हुड यूजेन की अभिव्यक्ति तुरंत गिर गई। उसका चेहरा लंबा और उदास था। नहीं, कोई केक नहीं है, कोई केक नहीं है, तुमने मेरा केक चुरा लिया। उसकी आवाज अचानक तीखी हो गई जब उसने क्लेन को गुस्से से देखा। क्लेन के बोलने का इंतजार किए बिना उसने चिल्लाया और अपना मुंह खोला, जिससे 2 पंक्तियां सामने आईं। जिसके बाद लार टपकाते हुए उसने अपने गद्दे से छलांग लगा दी और अपने हाथ बढ़ाकर क्लेन के कंधों को पकड़ने की कोशिश की। अचानक हुए हमले के बावजूद, थोड़ा घबराए हुए दिखने के बावजूद क्लेन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने तुरंत अपना घुटना मोड़ा और बैठ गया। उसी समय उसने अपने शरीर को बगल की ओर झुकाया और अपना बायां हाथ ऊपर उठाया, जिससे हुड की आंखें झुक गई, सफेद हो गया और उसके मुंह से लार टपकने लगी। लेकिन हुड यूजेन ने हिलना बंद नहीं किया और क्लेन को भालू के आलिंगन में खींचने के प्रयास में उसने अपनी बाहें खोल दी और लुढ़क गया। उसकी हरकतें इतनी सहज थीं मानो उसने सैकड़ों बार इसका अभ्यास किया हो। उसने अपने दाहिने हाथ से जमीन को धक्का दिया और कलाबाजी के साथ खड़ा हो गया। उसने आक्रामक होने का फैसला किया और अपने प्रतिद्वंद्वी को रोकने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास किया। लेकिन उस पल में हुड यूजेन केवल खाली खड़ा था। उसकी आंखों का ध्यान खो गया था। वह खाली हो गया था और खो गया था। क्लेन एक पल के लिए ठिठक गया। उसने अपना सिर कमरे के कोने की ओर घुमाया। तभी उसने डन स्मिथ को देखा, जो काले रंग का विंडब्रेकर और मैचिंग टोपी पहने हुए था, अपने हाथों को एक साथ कसकर बांधे हुए था और नीचे की ओर देख रहा था। कैप्टन ने हुड यूजेन को एक सपने में खींच लिया है। यह एहसास होने पर उसने अपने अगले हमले को रोक दिया और चांदी के अनुष्ठानिक खंजर को बाहर निकालने का अवसर लिया जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उन्होंने इसका उपयोग आध्यात्मिकता की एक दीवार बनाने के लिए किया जिसने वार को सील कर दिया। फिर क्लेन ने पुदीना लगी 3 मोमबत्तियां निकाली और उन्हें त्रिकोणीय आकार में खिड़की पर रख दिया। एक मोमबत्ती ने सदाबहार देवी का प्रतिनिधित्व किया, दूसरी ने रहस्यों की माता का और आखिरी ने स्वयं का प्रतिनिधित्व किया। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक साधारण वेदी स्थापित की और मोमबत्तियां जलाने के लिए अपनी आध्यात्मिकता का उपयोग किया। जैसे ही वह कैप्टन को चेतावनी देने ही वाला था, डन ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराया। हुड यूजेन के सपने अराजकता का सागर हैं। इसका मार्गदर्शन करने का कोई तरीका नहीं है। जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया, हुड यूजेन की आंखों में चमक लौट आई। यह अब खाली नहीं था। फिर पागल मनोचिकित्सक ने आराम से जम्हाई लेते हुए अपनी कमर हिलाई। क्लेन क्षण भर के लिए असमंजस में पड़ गया, इसलिए वह चुप रहा।
उसने अमथा अर्क वाली एक धातु की बोतल उठाई। उसने रात के वेनिला, स्लम्बर फूल और कैमोमाइल से निकाले गए पारदर्शी तरल को खुद का प्रतिनिधित्व करने वाली मोमबत्ती की लौ में टिपकाया, जिससे कमरे में चारों ओर शांत सुगंध फैल गई। खुद यूजिन की घबराहट, गुस्सा और राहत पूरी तरह से गायब हो गई। वह निस्तेज होकर फिर से अपने बिस्तर के किनारे पर बैठ गया और अचंभित होकर खिड़की के बाहर लाल चांद को देखने लगा। शांति बहाल होते ही उनकी आंखों का ध्यान एक बार फिर खो गया। क्लेन को भी रात के साथ आई शांति का एहसास हुआ। उसने अमथा अर्क को नीचे रख दिया और हुड यूजिन के पास बैठ गया। वह हुड की रक्षा की अंतिम पंक्ति को तोड़ने के लिए कुछ खोजना चाहता था। केवल रक्षा की आखिरी पंक्ति को हटाने के साथ ही वह हुड यूजिन की आत्मा को अशांत स्थिति में लाने के लिए आई ऑफ द स्पिरिट दवा का उपयोग कर सकता था। आखिरकार मैं कोई पेशेवर स्पिरिट मीडियम नहीं हूं। उसने आने से पहले ही एक विचार सोच लिया था। उसने अपनी जेब से टैरो कार्ड का एक सेट निकाला। कार्डों के इस सेट में केवल 22 मेजर अरकाना थे, इसलिए इसे इधर उधर ले जाना आसान था। यह एक हथियार था जिसके लिए क्लेन ने सफलतापूर्वक आवेदन किया था। प्रत्येक कार्ड शुद्ध चांदी से बने धातु के धागों से पंक्तिबद्ध था। उनमें से प्रत्येक मरे हुए प्राणियों को मारने में सक्षम था। उनके पैटर्न जटिल और भव्य थे, जिससे क्लेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे एक संग्राहक की वस्तु थे और दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए गए थे। क्लेन ने एक हाथ से देख काटा और हुड यूजिन को देखकर मुस्कुराया। चलो कुछ कार्ड गेम खेलते हैं। पत्ते। हुड यूजिन ने अचंभे में ये शब्द दोहराते हुए खिड़की के बाहर से अपनी निगाहें हटा ली। क्लेन ने कोई जवाब नहीं दिया और ईमानदारी से टैरो कार्ड का डेक हुड की हथेली में रख दिया, जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। हुड यूजिन ने क्लेन के कार्यों की नकल की, एक हाथ से डेक को काटने की पूरी कोशिश की और कुछ हद तक सफल रहे। मानसिक रोगी का ध्यान धीरे धीरे उसके हाथ में मौजूद कठोर लेकिन लचीले, सुंदर बनावट वाले कार्डों की ओर आकर्षित हुआ। उसने पहला कार्ड पलटा। उसमें फटे कपड़ों में एक आदमी की तस्वीर थी जिसके हाथ बंधे हुए थे। वह अपने पैर से लटका हुआ था और उसके सिर पर एक हल्का सा आभामंडल था। फांसी पर लटका हुआ आदमी। क्लेन ने विचार में सिर हिलाया। उसने मौके का फायदा उठाते हुए आई ऑफ द स्पिरिट दवा लेने का मौका लिया और एम्बर तरल को मोमबत्ती की लौ पर टपका दिया। फिर भी वह खुद का प्रतिनिधित्व कर रहा था। एक मादक सुगंध फैल गई। जिसने भी इसे सूंघा उसे एक मादक एहसास हुआ। हुड यूजिन थोड़ा थोड़ा करके दूर जा रहा था। उसकी दृष्टि अपना फोकस खो रही थी। उसके हाथ में टैरो कार्ड का डेक बिस्तर पर गिर गया, लेकिन वह सीधा बैठा रहा, बिना गिरे। क्लेन ने दवा के स्वप्निल प्रभाव से लड़ने के लिए कोविटेशन का उपयोग किया, जो कि चक्कर और ईथर में बदल देता है। उसने अपनी जेब से एक और धातु की बोतल निकाली और नीले तरल पदार्थ को अपने मुंह में डालने से पहले ढक्कन को घुमाकर खोल दिया। शामक एजेंट। बर्फ जैसा ठंडा तरल पदार्थ उसके गले से होता हुआ, उसकी नली से होते हुए और उसके पेट में चला गया। क्लेन को तुरंत असामान्य रूप से जागृत महसूस हुआ, बिना किसी उनींदापन के। उसने धीरे धीरे सांस छोड़ी, फिर परिचित रूप से अन्य आवश्यक तेल के अर्क और जड़ी बूटियों के पाउडर को बाहर निकाला, उन्हें एवरनाइट देवी का प्रतीक 2 मोमबत्तियों पर चिपकाया। हल्के कोहरे में वह 2 कदम पीछे चला गया और हेमीज में गंभीरता से बड़बड़ाया, मैं अंधेरी रात की शक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं रहस्य की शक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं देवी की प्रेमपूर्ण कृपा के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे मेरे बगल में मौजूद हुड यूजिन की आध्यात्मिकता के साथ संवाद करने की अनुमति देंगे। ... कमरे के चारों ओर जादू टोना गूंज रहा था और क्लेन ने अब मोमबत्ती की लपटें देखी, काले रंग में रंगा हुआ, बाहर की ओर फैला हुआ। उसने उनसे परहेज नहीं किया, नहीं उसने उनसे बचाव किया। उसने अंधेरी रात को अपने ऊपर हावी होने दिया। इस असामान्य रूप से स्पष्ट अवस्था में उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा उसके शरीर की सुरक्षा छोड़कर अंदर आ गई है, गहरे अंतरिक्ष के समान स्थान। उसके चारों ओर असीम मौन अंधकार था। उसके ऊपर का आकाश अनगिनत अवर्णनीय पारदर्शी आकृतियों से भरा था, जिसमें अनंत ज्ञान था। अब वह इसके लिए अजनबी था। जैसे ही उसने ये सोचा, उसके सामने एक धुंधली दुनिया दिखाई दी। यह एक धुंधली रोशनी से घिरी दुनिया थी। क्लेन को पता था कि यह हुड यूजिन की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, जो उसके दिल और दिमाग का प्रतिनिधित्व करता है। वह झुक गया और उस दीवार को खोदने लगा जिस पर बवंडर था। एक पल में उसने प्रकाश के अनगिनत चीरों को उस पर बरसते देखा। उसने हजारों लोगों की फुसफुसाहट में किसी बात पर चर्चा करने की आवाजें सुनी। ये बड़बड़ाहटें बहुत अव्यवस्थित थीं और इनमें तर्क की कोई भावना नहीं थी। कुछ में किसी महिला की सुंदरता की प्रशंसा शामिल थी। फिर यह शौचालय का उपयोग करने के बाद राहत की भावना के वर्णन में बदल गया। कुछ रोने के रूप में शुरू हुए, फिर उन्मादी खुशी में बदल गए। पागल विचार आगे बढ़े और क्लेन को आत्मसात करने की कोशिश में उसकी आत्मा को कुतरने लगे। लेकिन क्लेन ने अपनी स्पष्टता और तर्कसंगतता बनाए रखी और तेजी से हुड यूजिन की आध्यात्मिक दुनिया की ओर उड़ान भरी। भूरे कोहरे के ऊपर की दुनिया में प्रवेश करते समय मैं जो भयानक बड़बड़ाहट और चीखें सुनता हूँ, उसकी तुलना में यह एक सुखद संगीत कार्यक्रम की तरह है। क्लेन चुपचाप मुस्कुराया और बवंडर के बीच से अपना रास्ता बना लिया। उसने एक शराबी पारभासी हुड यूजिन को देखा। अनुक्रम 7 के इस मनोचिकित्सक ने वैसी ही स्थिति बनाए रखी जैसी वह बाहरी दुनिया में थी। उसने चकित भाव से उधर देखा। क्लेन उसके सामने रुका और धीरे से पूछा, क्या आप लेनेवस को जानते हैं? हुड यूजिन ने स्पष्ट उत्तर दिया, हाँ। उनके चारों ओर की रोशनी में ऐसा परिवर्तन हुआ मानो हुड यूजिन अपने आध्यात्मिक समुद्र को प्रकट कर रहा हो। तुरंत आपस में जुड़ती रोशनी ने चश्मा लगाए एक औसत दिखने वाले व्यक्ति को प्रकट किया, जिसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। ये वही लेनेवस था जिसे क्लेन ने गिरफ्तारी वारंट में देखा था। क्लेन ने संतुष्टि में सिर हिलाया और खुद को संभाला। उन्होंने एक निर्देशित प्रश्न पूछा, लेनेवस ने आपकी तलाश क्यों की? उन्होंने कहा। हुड यूजिन की आवाज धीरे धीरे नर्म हो गई। अचानक वह और अधिक करिश्माई आवाज में बदल गया और थोड़ा पागलपन से हंसा। हुड यूजिन, ये सबसे खराब युग है, लेकिन सबसे अच्छा युग भी है। जब तक आप अवसर का लाभ उठाते हैं, हम इस दुनिया के शासक बन सकते हैं, हम सच्चे अमर बन सकते हैं। जब तक आप मदद करने के इच्छुक हैं, मैं आपको न केवल अपनी औषधि में महारत हासिल करने और नियंत्रण खोने से बचने का तरीका बताऊंगा, बल्कि मैं ये भी वादा करूंगा कि आप भविष्य में ईश्वरत्व गुण प्राप्त करेंगे, अमर ईश्वरत्व गुण। आपको मेरे पीछे की उपस्थिति को देखने में सक्षम होना चाहिए। मेरा वादा उसका वादा है। कुछ अर्थों में मनोविज्ञान कीमियागर उससे जुड़े हुए हैं। शक नहीं करें, मनोविज्ञान कीमियागर इस समय पर्याप्त मजबूत नहीं है। यह आपको तब तक पर्याप्त सहायता प्रदान करने में असमर्थ है जब तक कि आप जीवन भर इस स्तर पर बने रहने के इच्छुक न हो। विधि, लेनेवस की निश्चित रूप से ऊंची महत्वाकांक्षाएं हैं।
वह केवल अनुक्रमांक है, फिर भी वह पहले से ही ईश्वरीय गुणों में हेरफेर करने के बारे में बात कर रहा है। बस कौन सी छिपी हुई उपस्थिति उसका समर्थन कर रही है। ऐसा लगता है कि यह आदमी कुछ साजिश रच रहा है, जो केवल लोगों को धोखा देने के लिए नहीं है उनके पैसों का। या क्या घोटाले करना सिर्फ उसका शौक हो सकता है। सुनते समय क्लेन के मन में कई विचार आए। जब वुड यूजिन ने बात करना बंद कर दिया तो उसने तुरंत कहा, लेनेवस आपको किस प्रकार की सहायता प्रदान करना चाहता था। तुरंत उत्तर देने पर उसकी आध्यात्मिक दुनिया खामोश हो गई। फिर वह हंसने लगा। उसने अनियमित रूप से उत्तर दिया, मदद करो, मदद करो, मदद करो। हाँ, मैंने सहायता प्रदान की, मैंने सहायता प्रदान की। उद्धरण चिन्ह, अंधेरी वेदी। वेदी के शीर्ष पर एक क्रॉस था। ऐसा लग रहा था कि क्रॉस पर कुछ लटका हुआ है, साथ ही नीचे ऐसी चीजें रखी हुई थी जिन्हें देखा नहीं जा सकता था। प्रकाश और अंधकार बारी बारी से आते रहे और जैसे ही लटकी हुई वस्तु स्पष्ट होने वाली थी, पूरा आध्यात्मिक जगत हिल गया, मानो वह 10 तीव्रता का भूकंप महसूस कर रहा हो। पवित्र बकवास। क्लेन को पूर्वाभास हो गया था कि कुछ खतरनाक घटित होने वाला है। बिना कुछ सोचे वह मुड़ा और भागने की कोशिश में विचारों के अराजक बवंडर की ओर उड़ गया। प्रतिभा की अनगिनत किरणों ने क्लेन को डुबो दिया, क्योंकि लाखों लोगों की प्रलाप उसके कानों में भर गई। हालांकि क्लेन ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। एक विदूषक के रूप में उनकी क्षमताओं ने उन्हें बताया कि उनकी आत्मा एक काली छाया से गिर रही थी जो तेजी से फैल रही थी। वह काली छाया एक विशाल क्रॉस जैसी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति उस पर उल्टा लटका हुआ है। कच। विचारों के अराजक बवंडर ने अपना भार बाहर की ओर फैलाया और एक समान हो गया। खुद यूजिन की आध्यात्मिक दुनिया धीरे धीरे बिखरती गई। क्लेन ने देखा कि उसने अपने पिछले परीक्षण की तुलना में अपनी सबसे तेज उड़ान गति को पार कर लिया है। भूरे कोहरे के ऊपर रहस्यमय जगह से थोड़ी देर के लिए ताकत मिलाने के बाद उसकी आत्मा काफी मजबूत हो गई थी। जैसे ही क्रॉस की छाया उसे पूरी तरह से घेरने वाली थी, वह धुंधली दुनिया से बाहर निकला और अपने शरीर को महसूस किया। उसने परिचित रूप से एक वंश को प्रेरित किया और हुड यूजिन का लंबा पतला चेहरा और गंदे सुनहरे बाल तुरंत उसकी दृष्टि में दिखाई दिए, साथ ही 3 मोमबत्तियां जो खिड़की के किनारे पर जल रही थीं। वह समय रहते मीडियमशिप अवस्था से बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। उस पल में उसने हुड यूजिन के चेहरे पर एक के बाद एक काली पपड़ियां उगते देखी। उसकी खाली पुतलियां फांकों में बदल गईं, बेहद मस्त और बेरहम हो गई। ओह नहीं, वह नियंत्रण खोने जा रहा है। क्लेन की पुतलियां सिकुड़ गई और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, उसने घुटने तक की लंबाई वाली काली विंडब्रेकर और रेशम की टोपी पहने एक आकृति को हुड यूजिन के सामने 2 बड़े कदम चलते देखा। फिर उसने रिवॉल्वर उठाए और उस आदमी के सिर पर दे मारी। टकराना, 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 टकराना। डन स्मिथ ने लगातार 5 गोलियां चलाईं। हुड यूजिन का सिर अचानक ऊंचाई से गिरते हुए तरबूज की तरह उड़ गया। कमरे के हर कोने में लाल और सफेद बारिश की बौछार फैल गई। पूरी तरह से नियंत्रण खोने से पहले उसने हुड यूजिन की देखभाल की थी। क्लेन, जो 50 सेंटीमीटर दूर था, खून और गंदगी से लथपथ था। उसने आश्चर्य से डन स्मिथ को देखा, केवल यह महसूस करते हुए कि कैप्टन उस समय बहुत सुंदर था। जब तक आप उसकी याददाश्त संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं, कैप्टन बहुत भरोसेमंद है। उसने दिल की गहराइयों से ईमानदारी से तारीफ की। क्या कोई दुर्घटना हो गई? डन ने अपनी रिवॉल्वर हटा दी और हुड यूजिन के लगभग बिना सिर वाले शरीर को धीरे धीरे फर्श पर गिरते देखा। जैसे ही क्लेन अपने शब्दों को व्यवस्थित करने वाला था, उसने देखा कि शरीर कुछ ही सेकंड में खूनी मांस का ढेर बन गया था और उसे ढकने वाली शरण की वर्दी की सबसे बुनियादी संरचना क्षतिग्रस्त हो गई थी। हुड यूजिन की लाश के पास बहुत कम संपूर्ण वस्तुएं बची थीं। वहां दर्जनों तराजू काली चमक के साथ चमक रहे थे और उसका दिल क्रिस्टलीय और हल्का नीला हो गया था। दिल में एक जादुई चमक थी, जैसे कोई हीरा आने वाली रोशनी को अपवर्तित कर रहा हो। ये किसी को शांत कर सकता है या उन्हें बेचैन कर सकता है। इससे तनाव पैदा हो सकता है या अराजकता फैल सकती है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। यह आइटम नियंत्रणीय होना चाहिए। डन ने अपनी रिवॉल्वर तानने के बाद एक काला दस्ताना निकाला और उसे अपने दाहिने हाथ पर पहन लिया। फिर वह क्रिस्टलीय हृदय को उठाने के लिए नीचे बैठ गया। एक नियंत्रणीय वस्तु। कैप्टन ने पहले जो उल्लेख किया था, उसके अनुसार इसे अनुक्रम 7 मनोचिकित्सक के फॉर्मूले के लिए मुख्य घटक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन क्या इसे उन्नत ब्योडर और भी आसानी से नियंत्रण खो देगा? क्लेन ने अपने चेहरे और शरीर से खून पोंछने के लिए अपना रुमाल निकाला। फिर उन्होंने अपने विशेष रूप से बनाए गए टैरो कार्ड उठाए और उनकी सतहों को साफ किया। उसने जमीन की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, ये काले तराजू किस प्रकार की वस्तु समझे जाएंगे? ये वे सामग्रियां हैं जो बियॉन्डर शक्ति से दूषित हैं। इन्हें ऐसी वस्तुओं में बनाया जा सकता है जिनका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। उदाहरण के लिए, हमारी राक्षस शिकार गोलियों की मृत आत्माओं या राक्षसों को घायल करने की क्षमता 3 महीने बीतते ही काफी कम हो जाएगी। निशान। अवशेष सामग्रियों में दानव शिकार विशेषताओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा छोड़कर यदि उपयोग की जाने वाली सामग्री काले तराजू की तरह होती तो प्रभावी अवधि 1 या 2 साल तक होती और प्रभाव और भी बेहतर होता। बेशक उनकी विशेषताओं के कारण काले तराजू स्पष्ट रूप से राक्षस शिकार की गोलियों में बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, डन ने समझाया जब उन्होंने नीले दिल और काले तराजू को लपेटने के लिए क्लेन से कागज का एक टुकड़ा लिया। ये बिल्कुल उन सामग्रियों की तरह है जिनका उपयोग हम औषधि के लिए पूरक सामग्री के रूप में करते हैं। क्लेन ने पूछा। डन वापस खड़ा हो गया और थोड़ा सिर हिलाया। हाँ, जो व्यक्ति नियंत्रण खो देता है वह वास्तव में राक्षस बन जाएगा। क्लेन ने आह भरी। जब कमरा अभी भी आध्यात्मिकता की दीवार से सील था, तब उसने अवसर का लाभ उठाया और तुरंत यूजिन के दिमाग में अपनी मुठभेड़ का वर्णन किया। जब मैं हुड यूजिन की आत्मा के साथ संवाद कर रहा था तो मैंने उसके दिमाग में सच्चे निर्माता की तरह एक आकृति देखी, लेकिन यह मुख्यधारा से अलग था। यह जंजीर से बंधा लटका हुआ विशालकाय नहीं था, न ही यह छाया के पीछे की आंख थी पर्दे। इसके बजाय ये वैसा ही था जैसा आपने हनास विंसेंट के सपने में देखा था। हनास विंसेंट ऑरोरा ऑर्डर के सदस्य थे। चूंकि मेलिसा की दोस्त सेलेना ने उसके मंत्रों को देखा था और जादुई दर्पण भविष्यवाणी पूरी की थी, इससे नाइटॉक्स द्वारा उसकी जांच की गई। डन स्मिथ ने अपने सपने में सच्चे निर्माता के करीब कुछ देखा, लेकिन यह व्यापक रूप से प्रसारित मुख्यधारा की छवि से अलग छवि थी। अंत में परिणाम एक चोट और एक अजीब मौत थी। जब हुड यूजिन ने द हैंडमैन के टैरो कार्ड को पलटा तो क्लेन को वास्तव में पहले से ही इसकी उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इसे इस तरह से पेश किया जाएगा। निस्संदेह ये केवल अप्रत्यक्ष संपर्क था। इसकी तुलना उस समय से नहीं की जा सकती जब उसने सीधे अनंत धधकते सूर्य की जासूसी की थी।
सबसे खराब परिणाम केवल हल्की चोट या हल्का भ्रष्टाचार था। जैसे ही उसने क्लेन का विवरण सुना, डन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली और गहरी आवाज में कहा, एक बड़ा क्रॉस, काले नाखून, खून से लथपथ एक नग्न आदमी जो उल्टा लटका हुआ है। क्लेन ने चतुराई से उत्तर दिया, मैंने इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा। यही कारण है कि मैं घायल नहीं हुआ। मैंने केवल एक विशाल क्रॉस और एक आकृति देखी जो एक आदमी को उल्टा लटकाए जाने के समान थी। उस पल में उसे केवल भागने की परवाह थी। सोच में डूबे हुए डन ने सिर हिलाया और कहा, लेनेवस की हूड ह्यूजेन की यात्रा सच्चे निर्माता से संबंधित थी, तो ऑरोरा ऑर्डर शामिल है। क्लेन ने संचार के दौरान हुई बातचीत को तुरंत दोहराया। लेनेवस ने हूड ह्यूजेन को अभिनय पद्धति और तथाकथित अमर ईश्वरत्व के साथ प्रलोभित किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि यह सबसे बुरा समय था और सबसे अच्छा समय भी था। शायद ये बस तरीका था, वह एक ठग के रूप में बोलता है। उद्धरण चिन्ह ... हूड ह्यूजेन द्वारा प्रदान की गई सहायता में एक भयावह और अंधेरी वेदी शामिल थी। मुझे संदेह है कि लेनेवस कुछ भयानक साजिश रच रहा है। फिर बोलते हुए उसका दिल हिल गया। कैप्टन, क्या आपको श्रीमान को लिखा गया पत्र याद है? जैड, वो पत्र जिसे ऑरोरा ऑर्डर के उस सदस्य ने ले लिया था जिसे मैंने मार डाला था। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि वह एक उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, दिनों के अंत के आगमन के बारे में। वह टिंडन में सभी मेमनों को अपने तथाकथित भगवान को अर्पित करेंगे। क्या ये लेनेवस की साजिश से संबंधित होगा? क्या ये हो सकता है लेनेवस ऑरोरा ऑर्डर से मिस्टर जैड होंगे? डन स्मिथ ने ध्यान से सोचा और कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेनेवस मिस्टर जैड नहीं हो सकते, अन्यथा वो लोगों को धोखा देने के लिए एक नकली स्टीलवर्क्स कंपनी की स्थापना नहीं कर रहे होते, जबकि ऑरोरा ऑर्डर कुछ करने को तैयार था। यह उसके मुख्य मिशन में बहुत सारे परिवर्तन ला देगा। अगर घोटाले में कुछ भी गलत हुआ तो वह पुलिस और हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे। उसे टिंडन से भागना होगा और अपनी योजना छोड़नी होगी। बेशक अगर वह सिर्फ पागल था तो उसके लिए अतार्किक तरीके से कार्य करना बिल्कुल सामान्य होगा, लेकिन उसने जो घोटाला किया था उसे देखते हुए, जिस शांति और चालाकी से उसने पैसे उड़ाए, उससे ऐसा नहीं लगता कि वह पागल है। असली पागल तो मुझे नहीं लगता कि वह ऑरोरा ऑर्डर से मिस्टर जैड है। बेशक वह वास्तव में इस मामले में शामिल हो सकता है, जैसा कि पत्र में उल्लेख किया गया है। वह तथाकथित भगवान को टिंडन में सभी मेमनों की पेशकश करता है। ऐसा कहने पर डन रुका, फिर आगे पीछे चलने लगा और उसने कहा, इस घटना के काफी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हमें लेनेवस की फिर से जांच करनी होगी और कुछ सुराग हासिल करने होंगे। हम आइए घटनास्थल को साफ करें और यहाँ मौजूद किसी भी सबूत को छिपा दें। चलो, हर कोई जानता है कि हूड ह्यूजेन की मृत्यु हो गई है, लेकिन इस बात का कोई सुराग नहीं है कि उसे किसने मारा। इससे मनोविज्ञान एल्केमिस्टों या अन्य बियोडर्स को कार्रवाई करनी चाहिए जो शरण पर ध्यान दे रहे हैं। लेनेवस घोटाला या तो अभी भी है पुलिस विभाग के हाथों में या अधिदेशित दंडकों को हस्तांतरित। हम ये कहकर जांच में शामिल होंगे कि हमें अरोरा ऑर्डर की जांच के दौरान सुराग मिले थे। फिर हम मैंडेटेड फिनिशेस और मशीनरी हाइव माइंड के साथ मिलकर काम करेंगे। हम टिंडन में बलों को केंद्रित करेंगे और लेनेवस से जुड़ी हर चीज और किसी भी व्यक्ति की जांच करेंगे। यदि आवश्यक हो तो हम बैकलिन सूबा और होली कैथेड्रल से सहायता का अनुरोध कर सकते हैं। उसके बाद डन ने क्लेन की ओर देखने के लिए अपना सिर एक तरफ घुमाया। उसने चिंतन करते हुए कहा, क्या आपके पास कुछ है जो आप जोड़ना चाहेंगे? कैप्टन, आपने मूल रूप से सब कुछ कह दिया। क्लेन ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। नहीं। उसने जल्दी से अनुष्ठानिक जादू का उपयोग करके साधारण वेदी की सहायता से कुछ आवश्यक निशान हटा दिए जिन्हें उसे अभी तक साफ करना था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी नहीं बचेगा। ये बताने में सक्षम कि वे वही थे जिन्होंने हूड ह्यूजेन को मार डाला। उन्होंने अपनी सामग्री हटा दी, मोमबत्तियां बुझा दी, आध्यात्मिकता की दीवार हटा दी और डन स्मिथ के साथ चुपचाप वार्ड छोड़ दिया। दीवारें वापस जाओ और आराम करो। डन बिना स्ट्रीट लैंप के एक कोने पर खड़ा था। उसने अपनी काली रेशमी टोपी दबाए और कहा, ऐसी कई चीजें हैं जो केवल कल ही की जा सकती हैं। नींद हराम, जो दिन में केवल 2 से 3 घंटे सोता था। उसने तुरंत कैप्टन को अलविदा कहा और नाइटहॉक्स की समर्पित गाड़ी ले ली जो पास में ही इंतजार कर रही थी और डेफोडिल स्ट्रीट पर लौट आया। इससे पहले कि वह गाड़ी में चढ़ता, वह नजर डालने के लिए पीछे मुड़ा। उसने देखा कि कैप्टन अभी भी अंधेरे में खड़ा है जिसे चांद की रोशनी भी नहीं छू सकती। वह चुपचाप सोचता हुआ प्रतीत हुआ। सुबह होने से पहले सड़कें शांत और लोगों से शून्य थी। गाड़ी सड़कों से होकर गुजरती थी, कभी सीधी चलती थी, कभी मुड़ती थी। क्लेन लेनेवस के बारे में सोच रहा था जब अचानक उसे लगा जैसे वह ट्रांस में था। उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने का रंग संतृप्त हो गया है। लाल अधिक लाल हो गए और काले अधिक काले हो गए, ठीक किसी प्रभाववादी की तेल चित्रकला की तरह। परिवेश धीमा हो गया और गाड़ी एक अजीब दुनिया में प्रवेश करती हुई प्रतीत हुई। क्लेन ने अपना फ्लेयरिंग सनचार्म उठाया और अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। तभी एक विशाल सफेद हड्डीदार हथेली गाड़ी की खिड़की से बाहर निकली और एक करीने से मुड़ा हुआ पत्र फेंक दिया। फिर हथेली पीछे हट गई और गायब हो गई। ऑल पेंटिंग जैसा दृश्य अचानक सामान्य हो गया जबकि गाड़ी अभी भी सड़क पर लगातार चल रही थी। ... ये वास्तव में एक अच्छी तरह से छिपी हुई विधि है। क्लेन ने पत्र को अपने पैर के किनारे से देखा जैसे उसके होठों का कोना हिल रहा था। संदेशवाहक की हरकतों ने क्लेन को ठीक होने से पहले पूरे 5 सेकंड के लिए चौंका दिया। उसने झुककर पत्र उठा लिया। भले ही श्री अजिक अपनी स्मृति हानि के कारण एक ब्यूरो के रूप में अपनी क्षमताओं का एक अच्छा हिस्सा उपयोग करने में असमर्थ हैं, ऐसे संदेशवाहक को भेजने में सक्षम होने से उन्हें अनुक्रम 7 या 6 ब्यूरो से निपटने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली बनाना चाहिए। उसके हृदय में उसकी स्तब्ध और ईर्ष्यालु अभिव्यक्ति झलक रही थी। उन्होंने तुरंत पत्र का खुलासा नहीं किया। इसके बजाय उसने पत्र को स्लम्बर चार्म्स के साथ अपनी जेब में रख लिया। गाड़ी आगे बढ़ती रही। जब क्लेन डेफोडिल स्ट्रीट पर गाड़ी से बाहर निकला तो उसने सहजता से ड्राइवर सेस्रे की ओर देखा। केवल उसकी आरामदायक मुस्कान देखी, जैसे कि उसने कुछ भी असामान्य नहीं देखा हो। क्लेन ने सिर हिलाया और अपनी स्पिरिट विजन से सेस्रे को देखने के बाद घर लौट आया। उसने दूसरी मंजिल पर बालकनी और पाइपों को देखा और कुछ सेकंड के लिए सोचा। उन्होंने अपने सज्जनतापूर्ण व्यवहार को बनाए रखने और पाइप को अपने कमरे में वापस लाने का प्रयास नहीं करने का निर्णय लिया। जहां तक उसके दाग लगे कपड़ों की बात है तो वह उन्हें कल ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में ले जाएगा और पुलिस विभाग के माध्यम से किसी पेशेवर से उन्हें धुलवाएगा। इससे उसके कपड़ों से उसकी नौकरानी बेला और उसकी बहन मेलिसा को झटका नहीं लगेगा। दूसरी मंजिल से खिड़की से बाहर छलांग लगाने से पहले क्लेन ने सामने के दरवाजे पर लगा पिछला ताला हटा दिया था।
अब उसने देर रात होने का फायदा उठाया और चुपचाप अपने घर का दरवाजा खोला, चतुराई से अंदर चला गया। मुख्य दरवाजा बंद करने और ताला लगाने के बाद उसने राहत की सांस ली। वह दबे कदमों से दूसरी मंजिल तक गया। अपने बंद बेडरूम के सामने रुककर क्लेन ने शांति से एक टैरो कार्ड निकाला। उसने इसे दरवाजे की दरार में डाला और हल्के से खींचा, जिससे उसने स्वयं द्वारा डिजाइन किया गया विशेष ताला आसानी से तोड़ दिया। फिर वह कमरे में दाखिल हुआ, दरवाजा बंद कर दिया और पूरी तरह से आराम करने से पहले अपने कपड़े उतार दिए। ये निश्चित रूप से चोर होने जैसा लगता है। क्लेन ने अपना सिर हिलाते हुए हंसा। उसने शांति से अपनी रिवॉल्वर निकाली और तकिए के नीचे रख दी। ये सब खत्म करने के बाद उसने गैस लैंप जलाया और अपनी मेज के सामने बैठ गया। उसने पत्र निकाला और गंभीरता से पढ़ने लगा। मुझे अभी उत्तर देने के लिए खेद है। मैं अपने अतीत के निशान खोजने में व्यस्त हूँ। मैं पूर्व शिक्षकों और छात्रों से भी मिल रहा हूँ और जो देर रात तक चलते रहते हैं। आखिरकार मैं उन मुठभेड़ों को समझता हूँ जो आपका पत्र पढ़ने के बाद मुझे पिछले 2 दिन हो गए हैं। पुलिस ने उस होटल के हर कमरे की तलाशी ली जहां मैं रुका हूँ। एक व्यक्ति था जो रात के समय होटल में गुप्त रूप से ताक झांक करता था। हाँ, मैं परेतर शक्तियों वाले एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह ... तो रियर एडमिरल तूफान किलांगोस, जो उपन्यासों और समाचार पत्रों में एक लगातार चरित्र है, ने बैकलैंड में घुसपैठ की है और काफी हत्याएं की हैं। मुझे याद है कि वह न केवल लोन साम्राज्य द्वारा वांछित है, वह फिसेक की इनाम सूची में भी है। साम्राज्य, इंतिस गणराज्य, फेनापोटर साम्राज्य। तो इनाम कितना है? क्लेन ने अवचेतन रूप से आश्चर्य किया। उसे कोई उत्तर नहीं मिला क्योंकि अजिक ने कुछ और ही उल्लेख करना शुरू कर दिया था। आपने जिस चरवाहे का वर्णन किया है उसकी क्षमताएं मुझे काफी परिचित लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे मैंने इसे कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि कहाँ। यह मेरे पिछले जन्मों में से किसी एक का अनुभव होना चाहिए। इसे याद न कर पाना मुझे परेशान करता है। बहुत निराश हूँ। श्री अजिक को चरवाहे में थोड़ी दिलचस्पी है। मैं इसका उपयोग उसे मेरी मदद करने के लिए कर सकता हूँ। हाँ, यह निश्चित रूप से संयोग है। नहीं, यह संयोग नहीं है बल्कि अपरिहार्य है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि श्री अजिक 1000 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रहे हैं और संभवतः एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर है। फिर संभवतः उसे अपने पिछले जीवन में कई अलग अलग बियॉन्डर्स की शक्तियों का सामना करना पड़ा होगा। उन पर उन चीजों की भी गहरी छाप होगी जो अधिक अनोखी थी। दूसरे शब्दों में, ये केवल चरवाहा ही नहीं है जो उसे परिचितता की भावना देगा, बल्कि एनशेरिड, डेमन हंटर या गार्जियन जैसी नौकरियां भी ऐसा करेगी। इसकी अत्यधिक संभावना है कि श्री अजिक को कोई रहस्यमय वस्तु मिल जाएगी जो किसी विशेष अनुक्रम की क्षमताओं से परिचित हो और जिससे उनकी रुचि बढ़े। ये कुछ ऐसा है जिसकी कल्पना की जा सकती है। प्रबुद्ध होने से पहले क्लेन को पहले संदेह था, परिणामस्वरूप वह बहुत अधिक निश्चित हो गया। उसने नजरें घुमाई और पत्र पढ़ना जारी रखा। मैंने आपके द्वारा पूछे गए बलि अनुष्ठान के कुछ हिस्सों को लंबे समय से याद किया है, शायद इसलिए कि मुझ पर उनकी गहरी छाप है। शायद मैं अपने हाल के जीवनकाल में एक पुजारी था। मुझे आपको याद दिलाना है और चेतावनी देनी है, यज्ञ अनुष्ठानों का प्रयोग करते समय आपको बहुत सावधान रहना होगा। आप अपनी सुरक्षा दुष्ट देवताओं या छुपे रहस्यमय अस्तित्वों को नहीं सौंप सकते। उनके पास हमारे जैसा विवेक नहीं है। इसके अलावा आपके पास सही और गलत की एक मजबूत समझ होनी चाहिए, क्योंकि बुरे देवता और शैतान अक्सर अपने लिए हानिरहित प्रतीत होने वाली पहचान बनाते हैं। मेरी राय है कि आप किसी ऐसी चीज का त्याग नहीं कर सकते जिसकी उपस्थिति के बारे में आप पूरी तरह से जागरूक नहीं हैं, अन्यथा आपकी आत्मा अंततः बलि की वस्तु बन सकती है। सरल शब्दों में, दुष्ट देवता और शैतान एक और रूप धारण कर लेंगे, खुद को भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में प्रचन्न करेंगे। ... ठीक इंटरनेट की तरह एक अकाउंट जो एक आकर्षक लड़की होने का दावा करता है, उसे एक बहुत बड़े व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। उसे भी सतर्क रहना होगा यदि वे व्यक्ति की शक्ल सूरत की पुष्टि करने के बाद ऑफलाइन मिलते, क्योंकि वह व्यक्ति सिर्फ क्रॉस ड्रेसर हो सकता था। क्लेन ने अजिक की चेतावनी को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज नहीं किया क्योंकि वह अपने लिए बलि अनुष्ठान आयोजित कर रहा था। उसने सहमति में सिर हिलाया। जब अजीक ने कुछ बातों पर जोर दिया जिन पर उसे ध्यान देना था, उसने तुरंत उस बलि अनुष्ठान के बारे में बताया जिसके बारे में वह जानता था। सबसे पहले अनुष्ठान स्थापित करें। आप किस देवता या परंपरागत रहस्यमय अस्तित्व को बलि चढ़ाने जा रहे हैं, उसके आधार पर प्रतीक चुनें। उसके या उसके डोमेन की संबंधित जड़ी बूटियों और खनिजों का उपयोग करें। बेशक आप भी कर सकते हैं उन्हें पहले से ही पवित्र तेल, मलहम, सुगंध और अन्य वस्तुएं बना लें। प्रतीक। क्लेन एक पल के लिए ठिठक गया। उसे एहसास हुआ कि वह मूर्ख जो इस युग से संबंधित नहीं था, नहीं जानता था कि उसका संबंधित प्रतीक क्या था। उसने एक पल के लिए सोचा और तुरंत प्राचीन कांस्य मेज पर अपनी कुर्सी के पीछे जटिल प्रतीक को याद किया। यह एक पुतली रहित आंख से बना था जो गोपनीयता का प्रतिनिधित्व करती थी, और आंशिक रूप से मुड़ी हुई रेखाएं जो परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती थी। वह मेरा प्रतीक होना चाहिए, या अधिक सटीक रूप से वह भूरे कोहरे के ऊपर की दुनिया में मेरा प्रतीक है। मेरा डोमेन बहुत सरल है, गोपनीयता, परिवर्तन, शुभकामनाएं। लेकिन मैं इसके बारे में बहुत निश्चित नहीं हो सकता, इसलिए मुझे इसे आजमाना होगा। भले ही प्रतीक गलत हो, जब तक मुझे अपना मानद नाम सही मिलता है, बलिदान का लक्ष्य किसी अन्य इकाई की ओर इंगित नहीं करेगा। सबसे बुरी बात यह हो सकती है कि अनुष्ठान विफल हो जाएगा। इसके बारे में मुझे यकीन है। क्लेन ने कागज की सतह को रगड़ते हुए सोचा और अपने दिल में एक योजना तैयार की। पत्र का शेष भाग पढ़ते हुए उसकी नजर एक बार फिर पत्र पर टिकी। दूसरा, आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि क्या बलिदान किसी विशिष्ट समय पर होना चाहिए। फिर एक सामान्य अनुष्ठान की प्रक्रियाओं का पालन करें जब तक कि आप अनुष्ठान के सम्मानजनक नामों और मंत्रों का पाठ करना समाप्त न कर लें। आपको जोतुन में से किसी एक का उपयोग करना याद रखना चाहिए, ड्रैगनीज, एल्विश या प्राचीन हर्मीज। आपको संबंधित इकाई के साथ सीधा संबंध स्थापित करने के लिए इन भाषाओं में प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। आप उपयोग करने के लिए सटीक मंत्रों को डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये महत्वपूर्ण शब्द शामिल होने चाहिए: प्रार्थना, नोटिस, प्रस्ताव, प्राजक, द्वार और खुला। अंत में आपको मंत्र की प्राकृतिक शक्तियों के साथ संबंध बनाने के लिए उन सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए जिनमें एक निश्चित आध्यात्मिकता की गुणवत्ता है। यह आपको एक सुरंग बनाने की अनुमति देगा जो राज्य के द्वारों से जुड़ती है जहां संबंधित इकाई रहती है। यदि इकाई दिलचस्पी है तो आपका बलिदान पूरा हो गया। ये कदम बिल्कुल आवश्यक नहीं है। यदि आप संबंधित इकाई को अपने बलिदान में बहुत दिलचस्पी ले सकते हैं, तो मंत्रों का पाठ समाप्त करने के बाद वह आपके लिए अपने राज्य के द्वार खोल देगा पर एक स्थिर सुरंग स्थापित करेगा।
निस्संदेह इसका मतलब अक्सर रूढ़िवादी परिणाम के रूप में खतरा होगा, क्योंकि अपेक्षाकृत अनुकूल छिपे हुए देवता शायद ही कभी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको सीधे जवाब देंगे। जिन सामग्रियों में आध्यात्मिकता है वे सस्ते नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या केवल मंत्रों का पाठ करने से मुझे संबंधित द्वार के समान एक बलिदान सुरंग खोलने की अनुमति मिल जाएगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं भूरे कोहरे के ऊपर की दुनिया की क्षमताओं का उपयोग कर सकता हूँ। हाँ, मैं पहले ये प्रयास करूंगा और असफल होने पर केवल भूमिगत बाजार से आध्यात्मिकता वाली सामग्री प्राप्त करूंगा। क्या मुझे बियॉन्डर सामग्री की आवश्यकता है? अगर इसमें एक निश्चित मात्रा में आध्यात्मिकता है तो ये ठीक होना चाहिए, है ना? क्लेन ने अपने गुमनाम खाते में पड़े 300 पाउंड के बारे में सोचा। उसने उस 10 पाउंड से अधिक की बचत के बारे में भी सोचा जो उसने बचाकर रखी थी। पर ये सामग्री पूरी तरह से उन सामग्रियों के समान नहीं थी जिनमें आध्यात्मिकता थी। उदाहरण के लिए वुड यूजेन ने जो दिल छोड़ा था वह एक बियॉन्डर घटक था, जबकि काले तराजू एक ऐसी सामग्री थी जिसमें कुछ मात्रा में आध्यात्मिकता थी। श्री अजिक का पत्र पढ़ने के बाद क्लेन ने अपनी उंगलियां आपस में रगड़ी और आध्यात्मिकता की लौ प्रज्वलित की। उसने कागज को जलाकर राख कर दिया और कूड़ेदान में फेंक दिया। काफी रात हो चुकी थी और क्लेन को अनुष्ठान करने की कोई जल्दी नहीं थी। उसका इरादा पहले एक योजना बनाने और उसे अमल में लाने से पहले उन सभी बातों पर ध्यान देने का था जिन पर उसे ध्यान देने की जरूरत थी। उन्हें अपनी कमियों की स्पष्ट समझ बहुत पहले ही हो गई थी। जब वह उन चीजों के बारे में सतर्क और तर्कसंगत था जिनके लिए उसने योजना बनाई थी, लेकिन एक बार जब घटनाएं उसकी मूल योजनाओं से भटक गई तो वह आसानी से केवल अच्छे पर विचार करेगा, और जब उसे अपने पैर की उंगलियों पर रहने के लिए मजबूर किया जाएगा तो वह बुरे को नजरअंदाज कर देगा। एक सरल वर्णन ये होगा कि उसकी कोई भी अविवेकपूर्ण कार्रवाई आसानी से उसे मौत के घाट उतार देगी। क्लेन ने अपना चेहरा ढकने के लिए अपनी हथेली बढ़ा दी। अगले दिन डन स्मिथ, जिन्होंने मैंडेटेड फिनिशेस और मशीनरी हाइव माइंड के साथ संचार किया था, ने मिशन सौंपना शुरू कर दिया। क्लेन को भी अपना कार्यभार प्राप्त हुआ। उन्हें ऐसे कई लोगों की जांच करने का काम सौंपा गया था जिनके लेनेवस से संबंध थे, लेकिन उनके सुझाव और नाइटहॉक्स की नीति के कारण उन्हें उन लोगों के लिए जिम्मेदार नहीं होना पड़ा जिनसे वह पहले मिले थे। बेशक क्लेन ने दोपहर में अपना युद्ध सबक जारी रखा, नहीं डन ने उन्हें मुख्य अन्वेषक की भूमिका सौंपी। बैकलियन, हिलिस्टन बैकलन, घोड़े के अस्तबल और बगीचे वाली एक इमारत में। किलांगोस, जिसकी अनूठी चौड़ी ठुड्डी और गहरी हरी आंखें थीं, ने अपने सामने बेहोश आदमी को देखा। उसने उस आदमी के कपड़े उतारकर पहन लिए। फिर वह इत्मीनान से ड्रेसिंग दर्पण के सामने चला गया और देखा कि उसके बाएं हाथ का काला दस्ताना हिल रहा है। उसने देखा कि उसकी पीठ पर अनेक टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं उभर रही हैं। कुछ सेकंड बाद किलांगोस ने देखा कि उसकी आकृति पर प्रकाश का एक पतला पर्दा पड़ा हुआ है। उसकी मांसपेशियां, त्वचा और हड्डियां एक अजीब परिवर्तन से गुजरने लगी। कुछ समय बाद वह एक अचेतन व्यक्ति में बदल गया जो कद, रूप और आचरण में बिल्कुल एक जैसा था। तीखी नाक, पतली भौहें, थोड़े झुके हुए गाल, तीखी नीली आंखें। किलांगोस ने खुद को दर्पण में देखा। उसे यकीन था कि वह बेहोश आदमी से अलग नहीं दिखता था। उस आदमी के कुछ इशारों का पूर्वाभ्यास करने के बाद वह उस आदमी को जमीन से खींचने के लिए नीचे झुका और उसे एक अलमारी में धकेल दिया। फिर उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। एक जोर की आवाज के साथ उसने उस आदमी की गर्दन तोड़ दी। किलांगोस ने अपना रुमाल निकाला और अलमारी का दरवाजा बंद करने से पहले अपने हाथ पोंछे। वह धीरे धीरे दर्पण के पास वापस चला गया, एक काला डबल ब्रेस्टेड सूट पहना, एक बो टाई बांधी और एम्बर रंग के कोलोन की एक बोतल उठाई। उसने कुछ बूंदे अपनी कलाई पर टपकाई, फिर उन्हें अपने ऊपर लगा लिया। किलांगोस ने दर्पण के सामने अपने बाल संवारे, फिर कमरे से बाहर चला गया। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और अपने बटलर से, जो बाहर इंतजार कर रहा था, कहा, किसी को भी मेरे कमरे में प्रवेश मत करने देना, मैं वहां कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज रख रहा हूँ। हाँ बैरन, गंजे बटलर ने अपना हाथ अपनी छाती पर दबाया और झुक गया। आपकी गाड़ी और निजी नौकर नीचे इंतजार कर रहे हैं। ड्यूक नेगन का निमंत्रण कार्ड भी वही है। बैरन के तौर तरीकों को बरकरार रखते हुए किलांगोस ने अनजाने में सिर हिलाया। वह अपने बटलर के साथ अहंकार पूर्वक सीढ़ियों की ओर चला गया। एक बैरन जो कर्ज में डूबा हुआ है, इस हद तक कि वह एक सामान्य सुरक्षा गार्ड को नौकरी पर नहीं रखना चाहता है। उसने वास्तव में एक बटलर, निजी पुरुष नौकर, 2 परिचारक, 2 प्रथम श्रेणी नौकरानियों, 4 द्वितीय श्रेणी नौकरानियों को काम पर रखा है। 2 कपड़े धोने वाली महिला कर्मचारी, 1 गाड़ी चालक, 1 स्टेबल मास्टर, 1 माली, 1 शेफ और 1 सूस शेफ। इन मूर्ख रईसों के लिए गरिमा वास्तव में सब कुछ है। मुझे अजीब उच्चारण और तथाकथित महान कटबोली सीखने के लिए अपना कुछ समय भी बर्बाद करना पड़ा। किलांगोस ने तिरस्कार पूर्वक मन में सोचा। अल्पविराम, बैकलियन, चेरवुड बरो, एक विशेष तंग अपार्टमेंट में। जियो डेरचा एक बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और उसने फोर्स वॉल की ओर देखा जो खिड़की से रोशनी में एक उपन्यास पढ़ रहा था। ये बहुत निराशाजनक है। किलांगोस ने अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा। हम अभी भी ये पता नहीं लगा पाए हैं कि वह बैकलून में क्या करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक योजना के अनुसार कार्य किया और पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर उन्होंने गुप्त रूप से स्थानीय पुलिस स्टेशन को एक पत्र भेजा और अपराध स्थल की अजीब स्थिति का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने ये भी बताया कि संदिग्ध किलांगोस हो सकता है। पुलिस स्टेशन ने वैसा ही जवाब दिया जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था। पुलिसकर्मी बहुत सावधान थे और उन्होंने मामले को सीधे अनिवार्य दंड देने वालों को स्थानांतरित कर दिया। एक दिन के बाद ये खबर कि रियर एडमिरल तूफान बैकलैंड में घुस गया था, सभी प्रवर्तन टीमों के बीच व्यापक रूप से फैल गई थी। जियो और फोर्स ने भी उस स्थान को छोड़ दिया जिसे उन्होंने मूल रूप से किराए पर लिया था और गुप्त रूप से जांच करने के लिए छिप गए थे। वे आधिकारिक जांच में मदद के लिए वापस पुलिस स्टेशन नहीं लाना चाहते थे। मैंडेटेड फिनिशर, नाइटहॉक्स और मशीनरी हाइव माइंड सभी गैर आधिकारिक बिल्डर्स के प्रति शत्रुतापूर्ण थे। चर्च उन्हें संभावित अपराधियों के रूप में देखते थे। इसलिए जियो और फोर्स न केवल किलांगोस के पीछा करने की संभावना से बच रहे थे, बल्कि वे प्रवर्तन अधिकारियों से भी छिप रहे थे। फोर्स ने लापरवाही से उत्तर दिया, अगर हम उसके उद्देश्य का इतनी आसानी से पता लगा पाते तो किलांगोस को बहुत पहले ही कब्रिस्तान में दफना दिया गया होता और कब्र का पत्थर घास फूस से ढका होता। हमें धैर्यपूर्वक इंतजार करने की जरूरत है। जब तक अधिकारी उसमें इतनी दिलचस्पी लेते रहेंगे, किलांगोस निश्चित रूप से गलती करेगा। मुझे कहना होगा, मैं एक रहस्यमय वस्तु से काफी ईर्ष्या करता हूं जो किसी को भी बदलने की अनुमति दे सकती है दिखावे। जियो ने अपने घुटनों को दबाया और खिड़की से बाहर देखा। मुझे बस इस बात की चिंता है कि किलांगोस जल्द ही कार्रवाई करेगा और फिर किसी की प्रतिक्रिया देने से पहले बैकलैंड से भाग जाएगा।
अगर ऐसा होता है तो मुझे नहीं पता कि मैं अनुक्रम 8 तक कब आगे बढ़ पाऊंगा। अनुक्रम 6 या अनुक्रम की तो बात ही छोड़ दीजिए। 5। वह रुकी और अपने मन की बात कहकर बुदबुदाई, मुझे नहीं पता कि मैं अपने परिवार की चीजें कब वापस ले पाऊंगी। लगभग 1 साल हो गया है जब मैंने अपने छोटे भाई को आखिरी बार देखा था। फोर्स ने उसे एक सांत्वना भरी मुस्कान दी। जब आप अपनी इच्छाएं पूरी कर लें तो कृपया मुझे अपने अनुभवों को एक कहानी में लिखने की अनुमति दें। ये निश्चित रूप से दिलचस्प और रोमांचक होगा। मुझे वास्तव में मिस ऑड्रे बहुत उदार लगती हैं। भले ही किलांगोस भाग जाए, मुझे लगता है कि वह फिर भी हमें अच्छा इनाम देगी। आखिरकार हम इतने लंबे समय से खुद को व्यस्त कर रहे हैं और हमने किलांगोस को भी सामने ला दिया है। मुझे ऐसी ही आशा है। मैं कोई आकस्मिक मुलाकात क्यों नहीं कर सकता। जियो ने उसके कंधे की लंबाई के सुनहरे बालों को पकड़ लिया। फोर्स ने भौहें सिकोड़कर कहा, बियॉन्ड अर्थ दुनिया में आकस्मिक मुठभेड़ों के साथ आमतौर पर खतरा भी जुड़ा होता है। मुझे अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि पूर्णिमा के दौरान मैं जो प्रलाप सुनता हूँ उसका क्या मतलब है, या क्या उनका परिणाम नकारात्मक परिवर्तन होगा। खतरों के बिना आकस्मिक मुठभेड़ें मौजूद हो सकती हैं, लेकिन वे बहुत बहुत दुर्लभ हैं। आपकी इच्छा पूरी होना कठिन है जब तक हमें किसी रूढ़िवादी देवता का अनुग्रह या किसी मित्रवत गुप्त अस्तित्व का ध्यान न मिले। हालांकि हमारे लिए ये बताना कठिन होगा कि क्या ये वास्तव में एक दुष्ट देवता या शैतान के भेष में था। जियो सीधे बैठ गया और अपनी छाती पर एक लाल चंद्रमा बनाया। देवी मुझ पर नजर रखें। ड्यूक नेगन अपने में थे बैकलून एम्प्रेस बरो में स्थित हवेली, जहां वह एक भव्य गेम की मेजबानी कर रहा था। हवेली के 2 हिस्से थे। एक भूतल पर स्थित डांसिंग हॉल था जो जटिल पैटर्न के साथ नक्काशीदार आकर्षक पत्थर के स्लैब से ढका हुआ था। वहां एक कोने में ड्यूक का उत्कृष्ट समूह संगीत बजा रहा था। सीढ़ियों के ऊपर एक घुमावदार गलियारा था जो दूसरी मंजिल पर स्थित हॉल का चक्कर लगाता था। मेहमान अपना चश्मा पकड़े हुए थे, रेलिंग के सहारे झुके हुए थे, ग्राउंड फ्लोर पर नाच रहे लोगों को देख रहे थे जैसे कि वे स्टैंड से तलवारबाजी मैच का आनंद ले रहे हों। कभी कभी एक सज्जन किसी महिला या अपनी पत्नी को नृत्य करने के लिए आमंत्रित करने के लिए उनके आगे आगे चलते थे। यदि निमंत्रण स्वीकार हो जाता तो दोनों हाथ में हाथ डाले सीढ़ियां उतरते और हॉल में प्रवेश करते। गलियारे के दूर की ओर एक के बाद एक दरवाजे थे। वे कमरे थे जो मेहमानों को उनके विश्राम कक्ष के रूप में आवंटित किए गए थे। लेकिन एक फ्रांसीसी दरवाजे के पीछे एक गलियारा था और गलियारे के दोनों किनारों पर विभिन्न जिप्सम मूर्तियां थीं। वे सभी नेगन परिवार के पूर्वज थे। गलियारे के अंत में एक और हॉल था जहां से गेंद देखी जा सकती थी। लंबी लंबी मेजें तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन और बढ़िया वाइन से सजी हुई थी और ड्यूक का एक अन्य समूह मेहमानों के लिए आरामदायक धुनें बजा रहा था। हॉल में मेहमान समूहों में इकट्ठा हो रहे थे। कुछ बैठे हुए थे और कुछ इधर उधर खड़े होकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। जो लोग थोड़ी देर के लिए तामझाम से दूर जाना चाहते थे वे संलग्न बालकनियों में जाकर बगीचे को देखते थे और आकाश में लाल चांद का आनंद लेते थे। उद्घाटन नृत्य में भाग लेने के बाद ऑड्रे हॉल डांसिंग हॉल के ऊपर दूसरी मंजिल पर खड़ा हो गया और छत से लटकते विशाल क्रिस्टल झूमरों पर मोमबत्तियों को घूरता रहा। हालांकि उसने देखा कि कई युवा उसके पास आकर उसे नृत्य के लिए आमंत्रित करने के लिए जोश में आ रहे थे, इसलिए वह समझदारी से वहां से निकल गई और डाइनिंग हॉल से जुड़े गलियारे में चली गई। कितना उबाऊ है, लेकिन मेरी उपस्थिति आवश्यक है। क्या वे मुझे चुपचाप निरीक्षण करने नहीं दे सकते? मुझे कहना होगा, कुछ लोग जब नृत्य करते हैं तो उनके चेहरे के भाव बहुत अच्छे होते हैं। वे मुझे साथियों की तलाश करने वाले जानवरों की याद दिलाते हैं। ऑड्रे ने अपना सिर नीचे किया, अपने पैरों के सुझावों को देखा और बोरियत से बाहर एक सीधी रेखा में चली गई। तभी उसकी आंखों के कोने ने एक आती हुई आकृति को देखा। वह धीमी हो गई, सीधी खड़ी हो गई और तुरंत सुंदर लेकिन शांत मिस हॉल बन गई। शुभ दिन बैरन ग्रामिर। ऑड्रे ने एक त्रुटिहीन मुस्कान और शिष्टाचार के साथ स्वागत किया। बैरन ग्रामिर की भौहें पतली और आंखें फीकी नीली थीं। वह मुस्कुराया और झुक गया। आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा मिस हॉल। आप इस गेंद पर सबसे चमकदार और चमकदार रत्न हैं। कुछ शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद बैरन ग्रामिर डांसिंग हॉल की ओर चले गए, जबकि ऑड्रे डाइनिंग हॉल की ओर बढ़ते रहे। कुछ कदम चलने के बाद वह अचानक घबरा गई। उसकी हरी आंखों में उलझन थी। बैरन ग्रामिर पहले जैसे नहीं रहे। अतीत में जब वह अपने से ऊंचे पद की किसी सुंदर महिला या मैडम को देखते थे और वह जो अपेक्षाकृत अधिक सुंदर हो तो वह उन्हें सीधे न देखकर बगल की ओर देखने लगते थे। तब वह लगातार नजरें चुराता था, लेकिन आज वह बहुत आश्वस्त दिखता है। साथ ही उसके कोलोन से बदबू भी आ रही है। अतीत में कई पार्टियों में उनके शरीर से एम्बर कोलोन की सुगंध का अंतिम स्वर निकलता था, जो मांसल होते हुए भी फीका था, दिखावटी नहीं था, फिर भी सुरुचिपूर्ण था। दूसरे शब्दों में, वह सभा से पहले सामने और बीच के स्वरों को फैलाने के लिए कुछ घंटे पहले कोलोन का छिड़काव करेगा। लेकिन अभी उसका कोलोन मध्य स्वर में एम्बर था, समृद्ध और परिष्कृत। ऑड्रे ने अपने कदम धीमे कर दिए। एक दर्शक के रूप में जिसने उसकी भावना को पूरी तरह से पचा लिया था, विवरण के प्रति उसकी संवेदनशीलता किसी अन्य चीज से परे नहीं थी जिसकी तुलना की जा सकती थी। अचानक उसने एक संभावना के बारे में सोचा। उसकी हरी क्रिस्टल स्पष्ट आंखें टिटक गईं। ये छद्मवेश में किलांगोस नहीं हो सकता है ना? रेंगती भूख किसी व्यक्ति का रूप बदलने की शक्ति रखती है। ऑड्रे ने इसके बारे में जितना अधिक सोचा, यह उतना ही अधिक संभव लगने लगा। वह तनावग्रस्त महसूस कर रही थी क्योंकि वह घबरा गई थी। यदि वह वास्तव में रिया एडमिरल हरिकेन था तो वह क्या करने का प्रयास कर रहा है? यह अफसोस की बात है कि मैं सूसी को गेंद तक नहीं ला सका। अन्यथा मैं उससे बैरन ग्रामिर का अवलोकन करने के लिए कह सकता था। बिल्कुल नहीं, मुझे पिता को चेतावनी देनी होगी। अपने उन्मत्त विचारों के बीच ऑड्रे ने अपनी गति तेज कर दी और डाइनिंग हॉल में प्रवेश कर गई। उन्हें काउंट हॉल मिला जो मुख्य कैबिनेट सचिव और अन्य लोगों से बात कर रहा था। उसने एक निश्चल मुस्कान बिखेरी और आगे बढ़ गई। उसने काउंट हॉल को उसकी बांह से पकड़ लिया और दूसरों से कहा, सज्जनों, अगर मैं कुछ मिनटों के लिए काउंट हॉल उधार ले लूं तो क्या आपको कोई आपत्ति है? खूबसूरत महिला, यह आपका अधिकार है, कुछ सज्जनों ने मैत्रीपूर्ण प्रतिक्रिया में कहा। ऑड्रे ने काउंट हॉल को अपनी बांह से पकड़ा और निकटतम बालकनी में चला गया। उन्हें एक शांत निर्जन कोना मिला और उसने अपने अधेड़ उम्र के पिता से, जो मोटे होते जा रहे थे, कहा, पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। काउंट हॉल अपनी बेटी को देखकर प्यार से मुस्कुरा रहा था, लेकिन जब उसने उसके चेहरे पर गंभीर भाव देखा तो वह गंभीर हो गया। क्या बात है? मैं पहले बैरन ग्रामिर से मिला था, लेकिन उनके बारे में कुछ चीजें हैं जो अतीत से अलग हैं। उदाहरण के लिए, उनका कोलोन एम्बर खुशबू के मध्य स्वर में था।
यह अंतिम स्वर हुआ करता था, और ऑड्रे ने जारी रखा, जो चीजें उसे अलग लगी इसे संवेदनशील और सूक्ष्म होने के रूप में समझाया जा सकता है। उसने जो देखा था उसका वर्णन करने के बाद उसने अपने शब्दों का मूल्यांकन किया और कहा, मैंने विस्काउंट ग्लैंड से सुना है कि रियर एडमिरल तूफान किलांगोस में अन्य लोगों की शक्ल लेने की क्षमता है। क्या वह हाल ही में बैकलिन में नहीं आया है? काउंट हॉल ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसका चेहरा असामान्य रूप से गंभीर हो गया, लेकिन जल्द ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने अपनी चिंतित बेटी को सांत्वना दी। मैं इसका ध्यान रखूंगा, जाओ अपनी माँ को देखो और उनके साथ रहो, वह इस हॉल के लाउंज में है। ठीक है, ऑड्रे ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। लाउंज में वापस जाते समय वह मुड़ी और अपने पिता की ओर देखा। उसने देखा कि काउंट हॉल एक अन्य रईस से धीरे से बात कर रहा था और वह काफी गंभीर दिख रहा था। ऑड्रे चिंतित हुए बिना नहीं रह सकी। उसे लगा कि उसे यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ करने की जरूरत है कि उसके पिता, माँ और भाई को चोट न पहुंचे। उसने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और जिस दिशा में वह जा रही थी उसे बदल दिया। उसने डाइनिंग हॉल छोड़ दिया और ड्यूक नेगन का छोटा प्रार्थना कक्ष पाया। उसने दरवाजा धक्का देकर बंद कर दिया और अपने पीछे ताला लगा लिया। उसने अपने सामने तूफानों के देवता के प्रतीक को देखा और अवचेतन रूप से उसे एक दूरस्थ और अंधेरा कोना मिला। ऑड्रे अपने शरीर को आगे की ओर झुकाकर बैठ गई। उसने प्रार्थना की स्थिति में अपने हाथों को एक साथ जोड़ लिया और अपने माथे को सहारा दिया। फिर उसने धीरे से हर्मीस में कहा, मूर्ख जो इस युग से संबंधित नहीं है, आप भूरे कोहरे के ऊपर रहस्यमय शासक हैं, आप पीले और काले रंग के राजा हैं जो सौभाग्य का स्वामी हैं। टिंडन सिटी, डैफोडिल स्ट्रीट। क्लेन बेंसन और मेलिसा के साथ नवीनतम नाटक पर चर्चा कर रहा था और उन्हें अगले सप्ताह थिएटर में इसे देखने के लिए आमंत्रित कर रहा था। मुझे लगता है कि अखबारों ने इसके बारे में काफी कुछ कहा है। द रिटर्न ऑफ द काउंट निश्चित रूप से एक ऐसा नाटक है जो देखने लायक है। इसे पहले ही बैकलिन में 10 से अधिक बार प्रदर्शित किया जा चुका है और हर बार यह बिक गया। मुझे लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, इस अवसर को मत चूको। क्लेन, जिसके पास मनोरंजन के साधनों की कमी थी, हार मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार वह पृथ्वी पर टेलीविजन शो का एक उत्साही अनुयायी रहा था। बेशक अगर यह मेरी छवि को बनाए रखने के लिए नहीं होता तो मैं बार में जाकर बिलियर्ड्स खेलना पसंद करता। हाँ, टेनिस के लिए जगह किराए पर लेना कोई बुरा विकल्प नहीं है। इसे मध्यम वर्ग के लिए अवकाश का खेल माना जा सकता है। अपनी वर्तमान फिटनेस के साथ जब तक मैं अन्य बियर्ड्स का सामना नहीं करता, मुझे अधिकांश विरोधियों को आसानी से संभालने में सक्षम होना चाहिए। इसे भूल जाओ, यह अभी के लिए केवल एक अस्थायी विचार हो सकता है। मुझे अभी भी सुबह लेनेवस से जुड़े आंकड़ों की फिर से जांच करनी है, दोपहर में युद्ध प्रशिक्षण के लिए जाना है और शाम को घर लौटने से पहले लाल चिमनी वाले घर की तलाश करनी है। मैं निश्चित रूप से एक व्यस्त व्यक्ति हूँ। क्लेन ने आशावादी बने रहने की कोशिश की। ये देखते हुए कि बेंसन उनके सुझाव के प्रति इच्छुक थे जबकि मेलिसा अभी भी थोड़ा झिझक रही थी, क्लेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि द रिटर्न ऑफ द काउंट में सबसे लोकप्रिय सहायक कलाकार एक प्रतिभाशाली मैकेनिक है। ठीक है, हमें जीवन में एक बार बड़े थिएटर में नाटक देखना होगा। मेलिसा ने मुंह बनाकर अनिच्छा से सिर हिलाया, लेकिन अब उसकी आंखों में चमक थी। क्लेन जवाब देने ही वाला था कि उसके कानों में कुछ गूंज सुनाई दी। कुछ सेकंड के लिए उन्हें चक्कर आ गया। कोई मुझसे प्रार्थना कर रहा है। उसने अपने दाहिने हाथ से अपनी पीठ को सहारा दिया और मुस्कुराया। फिर मैं टिकटों की बिक्री शुरू होने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करूंगा। ठीक है, मैं एक रिपोर्ट लिखने के लिए अपने शयनकक्ष में वापस आऊंगा। हमें भी ज्ञान के सागर में उतरना है और आशा है कि हम डूबेंगे नहीं। मेलिसा के साथ भोजन कक्ष में लौटते समय बेंसन ने आत्मनिंदा करते हुए हंसी उड़ाई। क्लेन दूसरी मंजिल पर गया और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उसने कमरे को आध्यात्मिकता की दीवार से सील कर दिया। फिर उसने मंत्रों का पाठ करते हुए वामावर्त 4 कदम उठाए और भूरे कोहरे के ऊपर की दुनिया में लौट आया। उनकी आकृति अचानक एक विशालकाय महल में सम्मान के स्थान पर प्रकट हुई जो एक विशालकाय व्यक्ति के लिए उपयुक्त थी। उसकी आंखों में एक स्पंदित लाल सितारा झलक रहा था। क्लेन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और न्याय का प्रतिनिधित्व करने वाले सितारे के साथ संबंध स्थापित करते हुए अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाया। तेजी से उसे एक धुंधली विकृत छवि दिखाई दी। उसने मिस जस्टिस को एक लंबी बेज रंग की शाही पोशाक में एक अंधेरे कोने में एक कुर्सी पर बैठे देखा। उसका सिर झुका हुआ था, उसके हाथ जुड़े हुए थे। उसी समय उसकी अभी भी नवजात और घबराई हुई आवाज एक भ्रामक तरीके से खड़ी हो गई। अंतरिक्ष के चारों ओर गूंज उठी, वह मूर्ख जो इस युग से संबंधित नहीं है। आप भूरे कोहरे के ऊपर रहस्यमय शासक हैं। आप पीले और काले रंग के राजा हैं जो सौभाग्य का स्वामी हैं। मैं आपके ध्यान के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सुने। मैं ड्यूक नेगन द्वारा पकड़ी गई गेंद पर था और मेरा सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ जिसके किलांगोस होने का संदेह है। वह खुद को बैरन ग्रैमर के रूप में छिपा रहा है और उसके इरादे स्पष्ट नहीं है। मैंने आज देखा कि बैरन ग्रैमर के बारे में कुछ विवरण सामान्य से थोड़े अलग थे। इससे मुझे किलांगोस की रहस्यमय वस्तु की उपस्थिति परिवर्तन करने वाली बियॉन्डर शक्ति याद आ गई। क्लेन ने गंभीरता से सुना और जो कुछ हो रहा था उसकी सावधानीपूर्वक व्याख्या की। आखिरकार वह समझ गया कि मिस जस्टिस क्या वर्णन कर रही थी। किलांगोस ने वास्तव में ड्यूक नेगन की गेंद में घुसपैठ करने के लिए क्रीपिंग हंगर की विशेष शक्तियों का उपयोग किया है। लेकिन किलांगोस ने शायद यह उम्मीद नहीं की थी कि गेंद पर मौजूद महिलाओं में से एक दर्शक है, एक दर्शक जिसने बैरन ग्रैमर के तौर तरीकों को याद कर लिया है। इसलिए उसे एहसास नहीं होता कि वह बेनकाब हो चुका है। किलांगोस क्या चाहता है और मुझे क्या करना चाहिए? मैंने पिछले 2 दिनों में आध्यात्मिकता युक्त सामग्री के बिना यज्ञ अनुष्ठान आयोजित करने का प्रयास किया है और मुझे एहसास हुआ कि मैं संबंध के द्वार जैसा कुछ बना सकता हूं, लेकिन मैं इसे खोलने में असमर्थ हूं। मैं अपने दूसरे प्रयोग की तैयारी के लिए भूमिगत बाजार में आध्यात्मिकता से जुड़ी कुछ सामग्री खरीदने के लिए कुछ समय निकालने जा रहा था। मिस जस्टिस के पास निश्चित रूप से आध्यात्मिकता से भरपूर सामग्री नहीं होगी जब वह गेंद में भाग ले रही होगी। क्लेन ने जस्टिस की प्रार्थना पर अपनी प्रतिक्रिया शुरू करने से पहले 10 सेकंड से अधिक समय तक सोचा। ड्यूक नेगन की हवेली में एक छोटे से प्रार्थना कक्ष में अंततः रुकने से पहले ऑड्रे ने अपनी प्रार्थनाएं कुछ बार दोहराई। उसने अपने कपड़े ठीक किए और तेजी से दरवाजे की ओर चल दी। वह जानती थी कि वह बहुत लंबे समय तक दूर नहीं रह सकती क्योंकि उसके माता पिता उसके बारे में चिंतित होंगे और इस प्रकार स्थिति को गलत समझेंगे। इससे वे गलत तरीके से प्रतिक्रिया करेंगे।
दरवाजे के पीछे खड़े होकर ऑड्रे ने एक गहरी सांस ली, अपना दाहिना हाथ बढ़ाया जो एक सफेद घूंघट वाले दस्ताने में ढका हुआ था, और सावधान दिल से ताला खोल दिया। छोटे से प्रार्थना कक्ष से निकलने के बाद वह वापस भोजन कक्ष की ओर जाने लगी। उसने शराब के गिलास और प्लेटें पकड़े हुए आकृतियों को करीब आते देखा, तभी उसकी दृष्टि अचानक धुंधली हो गई। उसे एहसास हुआ कि आसपास एक भ्रामक कोहरा फैल रहा था। घने चौड़े कोहरे के बीच में एक प्राचीन कुर्सी थी और कुर्सी के ऊपर एक रहस्यमयी उपस्थिति थी, एक रहस्यमयी उपस्थिति जो हर चीज को नजरअंदाज कर रही थी। मिस्टर फूल, ऑड्रे सुखद आश्चर्य से लगभग चिल्ला उठी। फिर उसने एक गहरी परिचित आवाज सुनी, मुझे पता है। जैसे ही कोहरा गायब हुआ, आवाज अंतरिक्ष में गूंज उठी। ऑड्रे की दृष्टि अभी भी भोजन और शराब की लंबी मेजों की छवियों के साथ साथ मेहमानों की बातचीत की हलचल भरी जगहों से भरी हुई थी। उसके दिल की चिंता और बेचैनी गायब हो गई क्योंकि उसने अवचेतन रूप से अपनी पीठ सीधी की और हल्के कदमों से डाइनिंग हॉल में प्रवेश किया। वह भोजन कक्ष में मनोरंजन कक्ष की ओर चल दी। कोहरे की दुनिया में शानदार महल में मिस जस्टिस को अपना जवाब खत्म करने के बाद क्लेन ने सोचना शुरू कर दिया कि द हैंडमैन को संदेश कैसे दिया जाए। मैं उसके सामने वर्णन दोहरा नहीं सकता क्योंकि यह मेरे अधिकार को कमजोर करता है। आखिरकार कौन सा रहस्यमय अस्तित्व व्यक्तिगत रूप से एक संदेशवाहक की भूमिका निभाएगा। एक विचार आने से पहले उन्होंने लगभग 1 मिनट तक विचार विमर्श किया। उन्होंने मिस जस्टिस की प्रार्थना करने के दृश्य को गढ़ा और इसे किसी फिल्म के दृश्य जैसा बना दिया जिसमें चेहरों को मोज़ेक और सेंसर किया गया था। फिर उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और थपथपाया, जिससे द हैंडमैन का प्रतिनिधित्व करने वाले क्रिम्सन स्टार में दृश्य शुरू हो गया। बैकलियन चेरवुड बैकलैंड होली विंड कैथेड्रल में द हैंडमैन अल्जीर विल्सन एक साधारण कमरे में जांच रिपोर्टों को देख रहा था और रियर एडमिरल तूफान किलांगोस के निशान खोजने की कोशिश कर रहा था। उसके दाहिने हाथ के पास कागज का एक ढेर था जो कई विकृत प्रतीकों से भरा हुआ था। जैसे ही एल्गर अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक रहा था और अपनी आंखें मल रहा था, उसने देखा कि उसकी दृष्टि का क्षेत्र धुंधला हो गया है। उसकी दृष्टि रेखा घने भूरे कोहरे से भरी हुई थी। वहां एक प्राचीन कुर्सी थी जो अनंत कोहरे के भीतर अनंतकाल तक विद्यमान प्रतीत होती थी। कुर्सी के ऊपर एक धुंधली मानव आकृति थी। मिस्टर फूल, जैसे ही यह विचार अल्जीरिया के मन में आया, उसने भूरे सफेद कोहरे के भीतर शाही पोशाक में एक और धुंधली आकृति देखी। वह प्रार्थना करने की स्थिति में थी और दोहरा रही थी, मैं ड्यूक नेगन द्वारा पकड़ी गई गेंद पर थी और मेरा सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ जिसके किलांगोस होने का संदेह है। वह खुद को बैरन ग्रैमर के रूप में छिपा रहा है और उसके इरादे स्पष्ट नहीं है। मैंने आज देखा कि बैरन ग्रैमर के बारे में कुछ विवरण सामान्य से थोड़े अलग थे। इससे मुझे किलांगोस की रहस्यमय वस्तु की उपस्थिति परिवर्तन करने वाली बियॉन्डर शक्ति याद आ गई। अल्जीरिया पहले तो चौंक गया, फिर सुखद आश्चर्य की दृष्टि से देखा। उसने अपनी हथेली को अपनी छाती पर दबाया और अपना सिर नीचे किया। आपकी स्तुति करो मिस्टर फूल। उसने जो कुछ भी देखा या सुना वह अपना वाक्य पूरा करने से पहले ही गायब हो गया, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। सम्राट रोसेले की डायरी के पन्ने और उसकी जांच रिपोर्टों से भरी मेज को घूरते हुए अल्जीरिया की पुतलियां सिकुड़ गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि द फूल एक बार फिर कितना शक्तिशाली था। यह होली विंड कैथेड्रल था जो कभी चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स का मुख्यालय था। भले ही यह 1000 साल से भी पहले का इतिहास था, फिर भी कई विश्वासी इस स्थान को पवित्र मानते थे। लेकिन मिस्टर फूल अभी भी बिना किसी चेतावनी के इस स्थान पर आ सकते थे और उत्तर दे सकते थे। लगभग 20 सेकंड की चुप्पी के बाद अल्जीरिया ने अपना सामान इकट्ठा किया और कमरे से बाहर निकल गया। वह चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स के कार्डिनल्स में से एक, बैकलैंड सूबा के आर्कबिशप स्पेलसिंगर ऑफ गॉड एस्नेक की तलाश करने जा रहा था। अल्जीर विल्सन के लिए रियर एडमिरल तूफान किलांगोस को व्यक्तिगत रूप से मारने में सक्षम होना कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका था, लेकिन अगर वह ऐसा करने में असमर्थ था तो ये गारंटी देना कि वह वास्तव में मर चुका था उसकी पुस्तक में भी स्वीकार्य था। मिस जस्टिस के विवरण को द हैंडमैन में अग्रेषित करने के बाद प्लेन भूरे कोहरे के ऊपर की रहस्यमय दुनिया को छोड़कर अपने शयन कक्ष में लौट आया। हालांकि उसे आध्यात्मिकता की दीवार को हटाने की कोई जल्दी नहीं थी। वह अपनी मेज के सामने बैठ गया और कागज का एक टुकड़ा निकाल लिया। उसने एक कलम उठाए और अपना पत्र शुरू किया। एक स्रोत से मिले तत्काल संकेत के अनुसार किलांगोस ने बैरन ग्रैमर की शक्ल लेने के लिए एक चरवाहे की क्षमताओं का इस्तेमाल किया है और ड्यूक नेगन की गेंद में घुसपैठ की है। फिलहाल उसके इरादे स्पष्ट नहीं है। क्लेन को इस बात की चिंता नहीं थी कि मिस्टर अजिक को उस पर संदेह होगा या संदेह होगा कि टिंडन में कोई व्यक्ति बैकलैंड में हुई घटना के बारे में इतनी जल्दी क्यों जान लेगा, क्योंकि टेलीग्राफ इस दुनिया में मौजूद था। मुझे नहीं पता कि आपको इसमें रुचि होगी या नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे आपको बताना चाहिए। क्लेन ने जल्दी से पत्र समाप्त किया और कागज के टुकड़े को मोड़ दिया। फिर उसे प्राचीन तांबे की सीटी मिली। वह उसे अपने मुंह में लाया और उस पर जोर से झटका मारा। विशाल, भयानक और भ्रामक कंकाल दूत एक बार फिर प्रकट हुआ। अभी भी अपने मूल स्थान पर खड़ा था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका सिर छत से जा रहा था। क्लेन ने पत्र को उड़ने वाले खंजर में बदलने के लिए जोकर की क्षमताओं का उपयोग करने की इच्छा का मुकाबला किया। उसने बिना किसी झंझट के पत्र दूत की ओर उछाल दिया। फिर उसने संबंध समाप्त करने के लिए एक बार फिर तांबे की सीटी बजाई। क्लेन ने खुद को संभाला और एक बार फिर से अपने दिमाग में चल रही घटनाओं को देखा। फिलहाल वह बस इतना ही कर सकता था। हालांकि क्लेन भी संबंध अनुष्ठान का उपयोग कर सकता था और फ्लेरिंग सन चाम को सीधे बैकलैंड में ला सकता था, लेकिन ऐसा करना उसके लिए बहुत खतरनाक था। सबसे पहले किलांगोस अनुक्रम 6 पवन धन्य था और उसके साथ रेंगने वाली भूख थी। दूसरा, ये बहुत परेशानी भरा था। उन्हें सबसे पहले धधकते सूरज के आकर्षण को भूरे कोहरे के ऊपर की दुनिया में लाना था। तीसरा, उनकी छवि पर असर पड़ेगा। इस प्रकार उन्होंने बुद्धिमानी से इस विचार को त्याग दिया। ईमानदारी से कहूं तो समस्या ज्यादा गंभीर नहीं है। ड्यूक नेगन शाही परिवार के बाहर सबसे प्रभावशाली रईस हैं, जो कंजर्वेटिव पार्टी के प्रमुख सदस्य हैं। आज गेंद में कई उच्च रैंकिंग वाले रईस शामिल होंगे। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्यूरोज इस क्षेत्र की रखवाली कर रहे हैं। यदि इस विचार के लिए नहीं तो उसे भेष बदलकर वहां घुसपैठ करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। चूंकि मिस जस्टिस ने उसे पहले ही देख लिया था, इसलिए रईसों को तैयार रहना चाहिए। ये घटना नियंत्रण से बाहर नहीं होनी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि श्री यजिक का दूत कितना तेज है। यदि यह आत्मा की दुनिया के माध्यम से यात्रा करता है तो श्री यजिक अभी भी इसे मुख्य पाठ्यक्रम के लिए समय पर बना सकते हैं, लेकिन यदि यह मैडम डेली के दूत जितना धीमा है तो वह केवल कल के पेपर में घटना के बारे में पढ़ सकते हैं। क्लेन ने बिना सोचे समझे सिर हिलाया और इस घटना को उसके सिर के पीछे फेंक दिया।
आखिरकार ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह कर सकता था। ड्यूक नेगन की हवेली में डांसिंग हॉल में बैरन रेमर के वेश में किलानगोस ने रक्त लाल और मिरनबूर वाइन का एक गिलास पकड़ रखा था और दूसरी मंजिल पर घुमावदार गलियारे पर रेलिंग के पीछे लापरवाही से खड़ा था। उन्होंने डांस फ्लोर पर लोगों को नजरअंदाज किया और ग्लैमरस कपड़े पहने महिलाओं के दृश्य का आनंद लिया। हालांकि उसकी आंखों में कोई वासना नहीं थी, वे जमी हुई झील की तरह शांत थे। अपनी आंखों के कोने से उसने लटकते झूमर और पास के ड्यूक नेगन पर नजर डाली जो पास से गुजरती खूबसूरत आकृतियों को देख रहा था। ड्यूक ने अच्छी तरह इस्त्री की हुई